रीडर्स कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ एक और अच्छा सा नावल लेके आई हूँ जो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगा। नावल का नाम आप लोग क्लास पे पता चल जाएगा। तो चले बढ़ते हैं नावल की तरफ। ये मंजर खानवेला का है जहाँ शाह आलम खानज़ादा अपनी बीवी आफिया खानज़ादा बच्चों और पोते पोतियों के साथ नाश्ता की मेज़ पर मौजूद हैं। नाश्ते के बाद सब लोग अपने अपने कामों में चले गए और शाह आलम अपने बड़े बेटे के साथ ज़मीनों पर चले गए थे। शाह आलम के 3 बेटे और 2 बेटियां थी। सबसे बड़े बेटे जहांगीर खानज़ादा जिनकी शादी इनकी खालाजाद फिरदौस बेगम से हुई थी। इनकी 2 बेटियां आयशा और परवशा खानज़ादा थी। इनसे छोटे जहांजेब खानज़ादा थे जिनकी शादी इनके चचाजाद नादिया खानज़ादा से हुई थी। इनके 3 बेटे और 3 बेटियां हैं। पहले 2 बेटे मुराद और कासिम, फिर एक बेटी नूरुलैन, फिर एक बेटा इस्माइल और फिर 2 बेटियां नूरैन और कुर्रतुलैन। इनसे छोटी फरखंदा बेगम है जिनकी शादी इनके फूफोजाद जाहिद साहब से हुई थी और इनका एक बेटा फराज और 2 बेटियां रमल और नमल हैं। इनके बाद सुल्तान अहमद खानज़ादा हैं जिन्होंने अपनी पसंद से शादी की थी जिनकी वजह से इनको खानवेला में दाखिले की इजाज़त नहीं थी। इनसे छोटी फरहाना बेगम है जिनकी शादी इनके मामू साथ नासिर साहब से हुई थी और इनका एक बेटा जमल और एक बेटी सारिया खानज़ादा थी। शाह आलम खानज़ादा एक नहायत सख्त और रसूल पसंद इंसान थे। वो अपने असूलों पर किसी किस्म की गफलत और कोताही बर्दाश्त नहीं करते थे। इनके असूल नामा के 14 नकात हैं जिसने खानवेला के हर मकीन के 14 तबक रोशन किए हुए हैं क्योंकि ये कायदे आज़म के 14 नकात से यकसर मुख्तलिफ हैं। नंबर 1, घर में इंटरनेट और टीवी का इस्तेमाल सख्ती से मना है। नंबर 2, रात 10 बजे के बाद किसी को भी जागने की इजाज़त नहीं। नंबर 3, लड़कियों का घर से बाहर निकलना सख्ती से मना है। नंबर 4, घर के हर फर्द पर खालिस मशरक़ी लिबास लाजिम करार दिया गया है। नंबर 5, लड़कों और लड़कियों का आपस में घुलना मिलना मना है। नंबर 6, घर में किसी को भी ऊंची आवाज़ में बात करने की इजाज़त नहीं है। नंबर 7, सुबह 5 बजे तक खानवेला के हर फर्द पर जागना लाजिम करार दिया गया है। नंबर 8, किचन लड़कियों की जिम्मेदारी है, चुनांचे किसी मुलाजिम को किचन में दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। नंबर 9, लड़कों को ख़ानदानी बिजनेस के अलावा किसी भी फील्ड में जाने की इजाज़त नहीं है। नंबर 10, बड़ों के फैसलों में बच्चों को दखल अंदाजी करने की इजाज़त नहीं है। नंबर 11, घर की लड़कियों को पढ़ाई के लिए भी घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। नंबर 12, घर के लड़कों को बिलोन में जाकर पढ़ाई की इजाज़त नहीं है। नंबर 13, घर का हर फर्द का फैसला आगा जान की मर्ज़ी से होता है, किसी को उनके फैसले में मुदाखलत करने की इजाज़त नहीं है। नंबर 14, ख़ानदान से बाहर की इजाज़त नहीं है। इनके नकात की रोशनी में ख़वाजा ने हर मकीन का जीना दोभर किया हुआ है, लेकिन वो इस बात से बेखबर हैं कि वो बहुत जल्द अपने ही हाथों से अपने नकात का कत्ल करने वाले हैं। पेशावर के इस वसी गांव से दूर इस्लामाबाद के डिफेंस इलाके में मौजूद खूबसूरत सुल्तान पैलेस के किचन में नाश्ते की खुशबू फैली हुई थी। 12 बजने वाले थे और घर में बिल्कुल सुकून था, जो कि इस बात की अलामत था कि घर की आफतें अभी सोई हुई हैं। किचन में फातिमा बेगम मुलाजमिन के साथ नाश्ता बनाने में मसरूफ़ थी, जबकि डाइनिंग हॉल में बैठे सुल्तान खानज़ादा सुकून से अखबार पढ़ रहे थे क्योंकि नाश्ता तब तक नहीं मिलना था जब तक सुल्तान पैलेस की फितने जाग नहीं जाते। इनके दाएं जानिब इनके दूसरे और तीसरे नंबर वाले बेटे शाहजहां खानज़ादा और शहीर भूख से बेहाल बार बार कभी सीढ़ियों की जानिब देख रहे तो कभी सरबराही निश्त पर अपने बैठे बाप को, जो अपनी आफतों के बगैर खाना तो दूर एक गिलास पानी भी नहीं पीते थे। ठीक 12:01 पर ऊपरी मंजिल से खटपट की आवाज़ें आना शुरू हो गई थी, जिसे सुनकर सुल्तान खानज़ादा मुस्कुरा दिए क्योंकि ये इस बात की वाज़ेह अलामत थी कि इनके फितने अब जाग चुके हैं और सुल्तान पैलेस का सुकून अब गारत होने वाला है। ठीक 12:08 पर एक ज़ोरदार चीख की आवाज़ सुनाई दी थी, जो कि किसी और की नहीं बल्कि सुल्तान पैलेस की इकलौती शहजादी ज़रिश खानज़ादा की थी। इसी के साथ सुल्तान पैलेस के सबसे छोटे नवाब बाज़िर खानज़ादा की सीढ़ियाँ उतरने की आवाज़ आई थी, जिसके पीछे ज़रिश अपने एक हाथ में हेयर ड्रायर और दूसरे हाथ में हील पकड़े आ रही थी। दफ्तर इसने अपने हाथ में पकड़े हील ज़ोर से बाज़िर की जानिब फेंके थे, जो कि इसके वक्त नीचे होने से सामने से आते मुलाजिम के हाथों में मौजूद ट्रे पर लगी थी और ट्रे ज़मीन बोस हो गया था। शोर की आवाज़ पर फातिमा बेगम किचन से बाहर आई थी और घर की ऐसी हालत देखकर इन्हें एक लम्हा समझने में लगा था और अगले ही लम्हे उन्होंने अपना एक जूता बाज़िर की जानिब उछाला, जो कि इसकी कमर पर जा लगा और वो दर्द से बिलबिला उठा था। फातिमा बेगम ने दूसरे हाथ में जूता पकड़ा ज़रिश की तरफ फेंका था, जो इसके बरवक्त नीचे होने से सामने से आते 28 साला हाइम के सर पर जा लगा था। जूते की रफ्तार इस कदर तेज़ थी कि हाइम की आंखों के आगे अंधेरा छा गया था और वो वहीं रेलिंग को पकड़े बैठ गया था। शोर की आवाज़ सुनते हुए सुल्तान साहब, शाहजम और शहीर भी सहन में आ गए थे। सूरत हाल समझते ही ये सुल्तान पैलेस में सुल्तान साहब और उनके 4 छोटे शहजादे को कह के गूंज उठे थे। इन्हीं कहकों के दरमियान बाज़िर और ज़रिश के ज़ोरदार नारा लगाया था 777, जो कि किसी बस की सीट का नंबर नहीं बल्कि इन जूतों की तादाद है, जो कि बचपन से हाइम ने अपनी वालदा के ख़राब निशाने और अपनी बहन की अच्छी किस्मत के बायस गाए हैं। मामा हाइम की अफसोस पर यह बात सुनकर फातिमा बेगम सोच में पड़ गई कि वो हंसे या परेशान हो या गुस्सा करे। लाला उठे। ज़रिश ने हंसकर हाइम को उठाया था। वैसे बेगम, हाइम
तो फजूल में ही आपके तशद्दुद की जद में आ गया है। सुल्तान साहब ने हंसते हुए फातिमा बेगम से कहा, जो अब गुस्से से बादल और ज़रिश को देख रही थी। वैसे मामा मैंने क्या किया है? हाइम ने दुख से पूछा। यकीनन हमला वो तेज़ और ज़बरदस्त था बेटा, मैंने तुम्हें नहीं मारा, मैंने तो जरी को मारा था, पर इस जूते को तो इससे अल्लाह वास्ते का बैर है जो कभी इसी को लगता ही नहीं है। फातिमा बेगम ने दुख और गुस्से से मिले जुले तासुरात में कहा था, हाँ मामा, आपके जूते को जरी से बैर है और हाइम लाला से इश्क जो हर बार इनके गले लगती है। शहीन ने हंसते हुए कहा था और वहाँ मौजूद सभी लोग हंस दिए थे। यही तो घर का मामूल था, दिन का आगाज़ ऐसे ही तो होता था। ये था सुल्तान अहमद खानज़ादा का छोटा सा घराना, जहाँ वो अपनी बीवी फातिमा बेगम, 4 बच्चों और एक बेटी के साथ रहते थे। इनका सबसे बड़ा बेटा 28 साला हाइम खानज़ादा जो कि एक कामयाब वकील था। इससे छोटा 27 साला शाहजहां खानज़ादा जो कि एसपी के ओहदे पर फाइज था। इससे 2 साल छोटी 25 साला शहीर खानज़ादा जिसने बेनून मुल्क से इंजीनियर की डिग्री हासिल की थी। इससे 2 साल छोटा 23 साल बातिल खानज़ादा जो कि एक मशहूर एंकर पर्सन था। इसके बाद घर की लाडली परी 21 साला ज़रिश खानज़ादा जो कि मेडिकल की स्टूडेंट थी। सुल्तान खान साहब खुद एक काफ़ी कामयाब बिजनेसमैन थे, लेकिन इनकी सब औलाद अपने पैरों पर खड़ी है और अपने माँ बाप के लिए फखरे बाइस है। वैसे जरी तुम चीखी क्यों? शाहजहां ने हंसकर पूछा था। वो शाजी लाला, मैं इस बाजी कमीने ने मेरी बाथरोब की स्लैब पर छिपकली रख दी थी, जिसे देखकर मैं डर गई थी और जो कुछ भी मेरे हाथ आया मैंने पकड़ कर चिपली पर हमला कर दिया। पर मैं ठहरी मामा की बेटी, चिपली का तो कुछ नहीं बिगड़ा, पर एक परफ्यूम की बोतल निशाना खता होने की वजह से बालकनी में पड़े गमले को लगी, जो सीधा जाकर नीचे खड़े गार्ड के सर पर लगा, जो बेचारा तब से बेहोश पड़ा है। बस और तो कुछ नहीं हुआ। नहायत मासूमियत से इससे जवाब देकर वो वहाँ मौजूद हाइम को हंसने फातिमा बेगम को गुस्सा दिलाने और बाकी सबको हैरान होने पर मजबूर कर गई थी, जो इतने सब को सिर्फ इतना बस कह रही थी, बेड़ा गर्क को तुम्हारा जहरी कब अकल आएगी तुम्हें? फातिमा बेगम ने गुस्से से कहा। क़यामत वाले दिन जवाब बाजिल की तरफ से आया था, तुम क्यों बोल रहे हो? फातिमा बेगम गुस्से से इसे टोका था। इसका बोलना ज़रूरी है। शहीर ने फ़ौरन जवाब दिया था। और तो तुम्हारा बोलना क्या है? इसका बोलना तो लाजिम है, जवाब शाहजहां ने दिया था। और अपने बारे में क्या ख्याल है? इसका बोलना फ़र्ज़ है। इस पर जवाब हाइम ने दिया था। तुम खामोश नहीं रह सकते? अरे नहीं, इसका बोलना तो नहीं, मैं तो चुप हूँ। सुल्तान साहब मज़े से कुछ कहने वाले थे जब फातिमा बेगम की गोरी महसूस करके बुरा सा मुँह बनाकर उंगली मुँह पर रखकर खामोश हो गए थे। हाँ, इसे कहते हैं बेगम पावर। ज़रिश कहकर लगा गई थी और बारी बारी सब हंसते हुए डाइनिंग हॉल की जानिब चल दिए थे, जहाँ नाश्ता इनका मुंतज़िर था। ये मंजर है खान वेला का, जहाँ इस वक्त रात का खाना खाया जा रहा है। वसी मेज़ पर तरह तरह के लवाजमात से सजी हुई थी। सरबराही कुर्सी पर शाह आलम, जिन्हें घर के सब लोग आगा जान कहते थे, पूरी शान से बैठे हुए थे। इनके दाएं जानिब जहांगीर साहब, जबकि बाएं जानिब जहांसेब साहब बैठे हुए थे, जबकि जहांसेब साहब के साथ वाली कुर्सी खाली थी, जो कि पिछले 30 साल से खाली थी। कुर्सी घर के सबसे लाडले फर्द सुल्तान अहमद खानज़ादा की थी, जिनको अपनी एक मनमानी की वजह से खानवेला से बेदखल कर दिया गया था। वजह यह थी कि उन्होंने ख़ानदान से बाहर अपनी मर्जी से निकाह किया था, जो कि इनके बाबा के सूल के सख्त खिलाफ था। इस एक मनमानी की वजह से आगा जान के हुक्म पर खानवेला के सब मकीनों ने पिछले 30 साल से सुल्तान साहब के साथ कतई ताल्लुक़ इख्तियार की हुई थी। सुल्तान साहब और फातिमा बेगम कई बार माफ़ी मांगने पर आए थे, दरवाजे से ही वापस लौट जाते थे। खान साहब, आखिर और कितने साल हम अपने बेटे की शक्ल देखने को तरसेंगे? भी जाने नम लहजे में कहा, जिसे सुनकर वहाँ मौजूद हर शख्स उदास हो गया था। हमने कितनी बार कहा है कि इसका जिक्र हमारे सामने मत किया करे। आगा जान ने गुस्से से गिरजे थे। आखिर कब तक जिक्र ना करे? आगा जान, 3 साल से हमने सुल्तान की कोई खबर नहीं ली, कैसा है, किस हाल में है? जहांगीर साहब दुख से बोले थे। आगा जान बस कर देनी चाहिए, ये ना हो कि जितने जी एक दूसरे की शक्ल ना देख पाएँ और फिर सारी ज़िंदगी पछतावे में गुजर जाए। जहांसेब साहब ने भी बड़े भाई की हाँ में हाँ मिलाई थी। आगा जान बस कर दे, माफ़ कर दे इसे वो तो न ता है, आप तो समझदार है इस बार। फरखंदा बेगम बोली थी। इनके शौहर का इंतकाल हो चुका था, जिसकी वजह से वो भी बच्चों के साथ खानवेला में ही रहती थी। इसने हमारी नाफरमानी की है। आगा जान फिर गुस्से से बोले, पर इस बार इनकी आवाज़ पहले वाली गरज नहीं थी। यकीनन वो भी बेटी की जुदाई मुश्किल सह रहे थे। 30 साल बहुत लंबी सज़ा होती है। खान साहब भी जान ने रोते हुए कहा था। इस दौरान बच्चे सारे खामोश थे, क्योंकि इनको बड़ों के मामले में बोलने की इजाज़त बिल्कुल भी ना थी। सबके बातें सुनने के बाद आगा जान गुस्से से उठ खड़े हुए थे और कमरे में पहुंचकर वो कुर्सी पर डह गए थे। इनकी आंखें नम थी और उनके सामने वो मंजर लहरा रहा था, जब उन्होंने अपने लाडले बेटे को खानवेला से बाहर निकाला था। अचानक इनकी नज़र सामने में तस्वीर पर पड़ी, जिसमें आगा जान के साथ खड़े 20 साल सुल्तान साहब मुस्कुरा रहे थे। सुबह फजर तक आगा जान तस्वीर को देखते रहे, फिर वो एक फैसला करके उठे थे। जहांगीर, तुम और मुराद आज काम पर मत जाओ, बल्कि इस अहमद का पता करो कहाँ होता है आजकल। आगा जान नाश्ता करते हुए मसरूफ़ अंदाज में बोले थे। कौन किसकी बात कर रहे हैं? आगा जान, जहांगीर साहब ने नासमझी से पूछा था। बाकी सब भी इनकी बात तवज्जो से सुन रहे थे। सुल्तान की बात कर रहा हूँ, और कौन पता करो कि आजकल कहाँ होता है। फिर मैं तुम्हारी और बेजान जाकर इसे ले आए। वो तो यहाँ से जाकर भूल ही बैठा है कि इसके बुरे माँ बाप भी हैं। आगा जान ने आम से लहजे में कहा था। सच खान साहब, बीजान खुशी से चहकी थी। बाकी सभी खुशी और हैरत के मिले जुले तासुरात
से इनकी गुफ्तगू सुन रहे थे। हूँ आगा जान ने हंकार भरा था। जी आगा जान, मैं आज ही पता करता हूँ। जहांगीर साहब खुशी से कहते हुए इनके पीछे गए थे। बाकी मर्द भी रवाना हो गए थे। सारी ख़वातीन किचन में जमा हो गई थी। क्या सच में आगा जान सुल्तान और फातिमा को ले आएंगे? फिरदौस बेगम ने जोर से पूछा था। और नहीं तो क्या भाभी, आपने सुना नहीं आगा जान ने क्या कहा? फरगंदा बेगम भी खुश होते हुए बोली थी। वैसे बड़ी फूफो, चचा जान के कितने बच्चे हैं? नूरुल्लाह ने तजस्सुस से पूछा था। भाई ये तो मुझे नहीं पता, मैंने तो एक की पैदाइश का सुना था, वो भी खैर से 28 साल पुरानी बात है। फरगंदा बेगम ने जवाब दिया। अब बातें ही करती रहोगी या कोई काम भी करोगी? वो लोग आजकल में आ जाएंगे, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। भी जान सबको हुक्म देकर चली गई थी। पीछे सब ख़वातीन देर से कामों में लग गई थी। हाइम कमरा अदालत में बैठा मुखालिफ वकील के दलाइल सुन रहा था। जब इसका मोबाइल वाइब्रेट हुआ था, जश्न ने नागवार नज़र से इसे देखा, जिस पर वो शर्मिंदा होता हुआ मोबाइल निकाल कर देखने लगा। लिटिल फेरी कॉलिंग देकर इसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई थी, पर कमरा अदालत की वजह से इसने कॉल काट दी थी और कार्रवाई देखने लगा। थोड़ी देर में मैसेज की 20 बजी हुई थी। जज के मुसलसल घूरिए से देखते हुए इसने मैसेज ओपन किया था। लाला, अगर 15 मिनट तक मॉल ना पहुंचे तो मैं बता रही हूँ कि मैंने बाजी और शायरी की ज़बानों का ऑपरेशन कर देना है। ज़रिश का मैसेज पढ़कर जल्दी से कार्रवाई खत्म होने का इंतजार करने लगा। अगले 10 मिनट बाद अगली तारीख लेकर बाहर आया था। जल्दी से पार्किंग एरिया में आकर इसने अपनी गाड़ी निकाली और अगले 5 मिनट में वो मॉल पहुंच चुका था। ज़रिश ने इसे फ़ोन पर ही बता दिया था वो दूसरी मंजिल पर है, इसलिए वो तेज़ से सीढ़ियाँ चढ़ रहा था कि अचानक सामने से आती लड़की से टकरा गया। ओ आई एम सॉरी। हम ना माफ़ी मांगते हुए नीचे गिरे शॉपिंग बैग उठा के इस लड़की की जाने पर है, जो किसी ट्रांस की कैफियत में अपने सामने खड़ी इस नीले आंखों वाले शहजादे को देख रही थी, जो कि वकीलों के महसूस काले कोट में बिला का हैंडसम लग रहा था। सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। हाइम के दोबारा माफ़ी मांगने पर वजह से होश में आई थी। कोई बात नहीं, मेरा भी ध्यान नहीं था। इसने हाइम के चेहरे को देखते हुए कहा और हौले से बैग थामे। हाइम डाला, क्या आज इधर ही क्याम करेंगे या ऊपर आने की ज़हमत करेंगे? ऊपरी मंजिल पर खड़े ज़रिश की आवाज़ सुनकर हाइम आगे बढ़ गया था, जबकि वो लड़की अभी दूर जाते हुए शख्स के पुश को देख रही थी। जाना चले। नाज़ली ने इसके कंधे पर हाथ रखा तो वो चौंकी थी। हाँ चलो। वो दोनों मॉल में आगे बढ़ने लगी। इसने एक बार फिर मुड़कर देखा, जहाँ वो शख्स अब कहीं नजर नहीं आ रहा था। हाइम इसने ज़ेरे लब नाम दोहराया था और आगे बढ़ने लगी। हाँ मेरा बच्चा, क्या हुआ? हाइम ने ज़रिश के गुस्से से लाल होते चेहरे को देखकर पूछा था। लाला, आपको चल कर देख लें, आपके वो दो चिलकों से क्या गुल खिला रहे हैं? ज़रिश हाइम का बाजू पकड़कर इसे ले आई थी, जहाँ बाजिल और शहीर एक सेल बॉय के साथ बहस कर रहे थे। देखिए सर, आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है, सेल बॉय ने बेबसी से कहा था। कौन सी गलतफहमी? कहाँ की गलतफहमी? मैं कह रहा हूँ कि बाजी मैंने खुद ये पैंट और शर्ट लंडा बाजार में लटके देखी है। वो आदमी 170 रुपये में दोनों चीज़ें दे रहा था, पर मैंने महंगी समझ के नहीं ली। और यहाँ ये लोग यही चीज़ें उनकी तो दुकान में लटका कर न जाने कितने हज़ारों में बेचेंगे। शहीर ने बाजार को मुखातिब किया और आखिर में सेल बॉय को देख कर कहा था, अगर वहाँ से 170 में मिल रही थी तो ले लेते, यहाँ क्या लेने आए हो? एक और सेल बॉय ने तंग आकर कहा था। अरे मैंने इसे 150 रुपये दे रहा था, पर वो था कि 170 पर ही आ रहा था कि इतने में एक आदमी 160 रुपये देकर दोनों चीज़ें ले गया था। शहीर ने अफसोस से कहा, जिसे न जाने कितना बड़ा नुकसान हो गया हो। क्या हो रहा है यहाँ पर? दुकान के ओनर ने आके हैरत से पूछा था। अरे तुम वही हो ना जो 160 रुपये की पैंट और शर्ट लेकर गए थे? शहीर ने कदरे चौंक कर कहा था। क्या मैं तुम्हें 150 और 100 की चीज़ें खरीदने वाला लगता हूँ? इस इल्ज़ाम पर वो तकरीबन चीख पड़ा था। अरे नहीं, 150 से 100 तो बहुत बड़ी रकम है। अल्लाह जोड़ना बल भाई, आपकी शक्ल तो हमारी गली की नुक्कड़ पर बैठे फ़कीर से मिलती है, जो कि बड़ा कमाल का शायर भी है। अरे बाजिल, वो क्या कहता था? शहीर ने पहले जोश से ओनर को देखकर कहा और आखिर में बाजिल को मुखातिब किया था। अरे वो कहता था, बाजी जी मैनू आटा दे दो, कपड़ा पुराना कोई पाटा दे दो। बाजिल ने बाकायदा फ़कीर की नकल उतार कर दिखाई थी, जिसमें माल में मौजूद सब लोगों की दबी दबी हंसी निकल गई थी, जबकि ओनर को अब अपने कानों से धुआं निकलता हुआ महसूस हुआ था। बाजी शहरी पीछे से आती हाइम की आवाज़ सुनकर वो पलटे और पीछे ज़रिश के साथ खड़े हाइम को देखकर भाग इसके पास आए थे। उसे बाजू से पकड़कर ओनर के सामने किया। इतने में शाजिल 2 पुलिस एहलकारों के साथ सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ दिखाई दिया था। हाँ बाजी, क्या हुआ? इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया है? शाजिल ने फूले हुए सांस के साथ पूछा था। देखिए सर, अब इतराफ़ जुर्म कर ले, क्योंकि अब हमारे साथ ऐसे भी शाजिल खानज़ादा और मशहूर वकील हाइम खानज़ादा मौजूद हैं। बाजी ने शाजिल और हाइम का बाजू पकड़कर ओनर से कहा था, जिसकी ये सुनकर हल्की हल्की टांगें काँप रही थी। देखिए सर, आपको वो ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है, उन्होंने अटक कर कहा था। बाजी शहरी, चलो यहाँ से, शाजिल ने गुस्से से कहा था, जिस पर वो दोनों चुपचाप चल दिए थे। हम भी माजरत करता उनके साथ चल दिया। दफ्तर शहीर भाग कर वापस आता। वैसे सर, आपको देखकर एक शेर याद आया। शहीर ने पुरजोश होकर ओनर से कहा था। इरशाद इरशाद। पीछे खड़े सेल बॉय ने आवाज़ लगाई, जिस पर शहीर ने गला खंगाला था। खूबसूरत लड़कों से लड़कियां नंबर मांग जाती हैं, 2 नंबरी करने वालों की काम पे टांग जाती हैं। शहीर ने बिलावल भुट्टो की नकल उतारते हुए शेर पढ़ा और सारा माल तालियों से गूंज उठा था। वो दाद वसूल करता वापस मुड़ गया था, जबकि पीछे खड़े ओनर को अब अपने पैरों पर खड़ा रहना मुश्किल लग रहा था। कितना
ये क्या बचपना था शाहज़ा ने गुस्से से पूछा। वो अपनी ज़रूरी मीटिंग में था जब बाज़िल ने उसे इमरजेंसी में फ़ोन करके बुलाया था। भाई वो पैंट वाक़ई में वो जहन्नुम में गई पैंट। बाज़िल फिर से शुरू होने वाला था जब शाहज़ा ने उसे गुस्से से टोका। रिलैक्स एसपी साहब, हाइम ने शाहज़म से कहा। वो सब में इससे ठंडी नेचर का मालिक था। वैसे ज़री तुम क्यों चुप हो? शाहज़ा ने बाहर देखते हुए ज़री से कहा, जो अमूमन तीनों हर काम मिलकर ही करते थे तो और क्या कहूँ। लाला इन कमीनों से कहा था कि साथ वाली कॉस्मेटिक की दुकान पर चलते हैं, पर ये दोनों इस पेन के पीछे पड़ के खुद ही सारी बकवास करते रहे। मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। ज़रिश ने रोने से शक्ल बनाकर जवाब दिया तो हाइम और शाज़िल को इस पर टूट कर प्यार आया था। ज़री तुम हमें बता देती कि तुम्हें भी बकवास करनी है, हम तुम्हें भी चांस दे देते। शहीद ने हंसकर कहा, जिस पर ज़रिश ने अपना बैग इसको सीधा देकर मारा था। इसकी नाक पर लगा चुड़ैल टाइन भूतनी तुम्हारी होने वाली बीवी होगी। शहीद ने दर्द से बलबला चलाकर कहा, जिस पर ज़रिश ने भी फौरन जवाब दिया। इनकी नोक-झोंक देखकर हाइम और शाज़िल हंस दिए थे। अपने शहज़ादों में तो इनकी जान थी। शादी टला चले साथ लंच करते हैं, बाज़िल ने मशवरा दिया, जिसे सुनकर शहीद ने गाड़ी एक रेस्टोरेंट पर रोकी थी। अभी वो बैठे ही थे कि हाइम का फ़ोन बजा, जिसे देखते वो बाहर चला गया। शाज़िल भी वॉशरूम का कहकर उठ गया। पीछे वो तीनों हफ्ते अकेली रह गई थी। ओह अल्लाह, कब चलेगी ये गाड़ी? आधे घंटे से खड़ी है। ज़ावियर अपनी गाड़ी में बैठा सामने रुकी गाड़ी को देखकर तासिफ से बोला था। इतने में इसकी नज़र घोड़े पर आती एक लड़की पे पड़ी, जिसे देखकर इसके मुंह से बेख्तियार निकला था आफत। इसने देखा इस खड़ी गाड़ी से एक और लड़की निकली है और देखते देखते इन दोनों ने मिलकर पास खड़ी गाड़ी में मौजूद लड़कों की अच्छी खासी धुलाई कर दी। वो फला इसके घर वाले पता नहीं इसे कौन सी चक्की काटा खिलाते हैं। ज़ावियर इसे देखकर बड़बड़ाया। इतने में वो दोनों लड़कियां गाड़ी में बैठकर निकल गई थी। ज़ावियर गाड़ी से निकल के लड़कों के पास आया जो कि नींद बेहोश थे। इसने फ़ोन नंबर मिलाया था। हेलो 9111 इमरजेंसी, आपकी क्या मदद कर सकते हैं? हेलो जी, मैं आपको एक एड्रेस सेंड करता हूँ जहाँ बीच सड़क पर कुछ लोगों को एक ट्रक बुरी तरह कुचल गया है, आप प्लीज़ से जल्दी आ जाइए। ज़ावियर ने इतना बोलकर फ़ोन बंद कर दिया। एक नज़र इन लड़कों को देखकर वो वापस अपनी गाड़ी में बैठ कर निकल गया था। अगली सुबह आगा जान, बीजान, जहांगीर साहब, जान सेब साहब, मुराद और फराज इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए थे। शाम के करीब वो लोग इस्लामाबाद पहुंचे थे। सुल्तान पैलेस के सामने पहुंचकर सब अंदर की जाने पड़े थे। इससे पहले कोई दस्तक देते इन्हें पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई दी थी। उन्होंने मुड़कर देखा तो एक लड़का लड़की चले आ रहे थे। बाजी, मैं कह रही हूँ मेरी गाड़ी का कुछ करो। अब बात बात पर तो लोगों की मिन्नतें तो नहीं कर सकती ना। ज़रीश बोलती बोलती अपने सामने मौजूद महफूज को देख रुकी थी, जो कैसे ही देख रहे थे। काफ़ी देर यूं ही देखने के बाद वो बाज़िल की तरफ घूमी थी। तुम्हारे साथ बकवास करते करते पता ही नहीं किसके घर घुस गए हैं हम, चलो इधर से। इसने बाज़िल का हाथ पकड़ कर कहा था। सॉरी अंकल्स और आंटी, हम गलती से आगे। बाज़िल बोला था। या ज़री आखिरी इतलात तक तो हमारा घर इधर ही होता था। बाज़िल बोला था। हाँ, मैं भी सोच रही हूँ कि ये घर देखा देखा सा लग रहा है। ज़रिश बोली थी। मुझे भी अपना अपना सा लग रहा है, पर ये शक्लें तो अपनी नहीं है। बाज़िल ने खामोश खड़े इन सबको देखकर कहा, जो कि सोच रहे थे कि इनके पटर पटर में ऐसा कैसे ले। बाजी, कहीं ये तुम्हारे ससुराल वाले तो नहीं है? ज़रिश ने पूछा था। नहीं यार, अभी थोड़ी देर तक तो मैं कुंवारा ही था। ये ससुराल वाले किधर से आ गए? बाजिल बोला, ये भी है। अब क्या करें, इनकी तस्वीरें खींच के सुबह के अखबार में ना दे दे शनाख्त के लिए? ज़रिश ने मशवरा दिया था। नहीं फिर क्या, सुबह तक यूं ही इनको खड़ा रखेंगे? बाजिल ने जैसे इसकी अकल पर मातम किया था। तो फिर एक काम करते हैं, बाबा को कॉल करते हैं। हाँ ये ठीक है। बाजिल ने इतना बोलकर सुल्तान साहब को फ़ोन किया था। हाँ बाजी बोलो, क्या हुआ? सुल्तान साहब ने पूछा था। बाबा, वो ना हमारे घर के बाहर कुछ लोग खड़े हैं जो कि हमें ऐसे देख रहे हैं जैसे मौलवी बेनमाजी मुसलमानों को देखता है। हमें समझ नहीं आ रही कि कैसा पता करे ये कौन है, बाजी ने कहकर कहा, जबकि दूसरी जानिब सुल्तान साहब ने इसकी बात पर कन पड़ी मचली थी। अच्छा तुम एक काम करो, उनसे पूछो कि वो कौन है, मैं बस आने वाला हूँ। सुल्तान साहब ने कहा था। अच्छा ठीक है बाबा। क्या हुआ, क्या कह रहे हैं बाबा? वो कह रहे हैं कि इनसे पूछो कि कौन फारिग लोग हैं जिन्हें इनके घर वालों ने नहीं रखा और ये इधर आ टपके हैं। बाजी ने कहा था। अच्छा बताएं अंकल, आप कौन हैं? हम शाह आलम हैं। आगा जान ने कहा था। कौन है शाह आलम? हम हैं शाह आलम। आगा जान ने ज़रा रौब से कहा था। अरे कौन है शाह आलम? ज़रिश ने पूछा था। मोहतरमा, क्या आप ऊंचा सुनती है? अभी तो उन्होंने कहा कि शाह आलम है। फराज ने कहा था। अच्छा ये हैं शाह आलम, और हम दोनों तो जहान सिकंदर और तालिया मुराद है, ना कि आप कहेंगे कि आप शाह आलम हैं और हम आपकी सारी तफसीर निकालेंगे कि आप शाह आलम हैं। सरगोधा में पैदा हुए, बचपन में मिर्ज़ा गालिब के साथ कैंचे खेलते थे और मीर तकी मीर के साथ महल्ले की लड़कियां ताड़ते रहते थे। बाजिल बोला था। देखो बेटा, हमें सुल्तान से मिलना है। जहांगीर साहब बोले थे। क्यों मिलना है? आपने इनसे कोई कर्ज देना है उन्होंने आपका? ज़रिश बोली थी। यार ज़री, वाकई शक्ल से तो ये वाकई ही कोई गुंडे बदमाश लग रहे हैं। देखो ना कैसी बड़ी बड़ी मूछें रखी हुई हैं। देखो बेटा, बाजी कहीं कोई दहशतगर्द तो नहीं? बीजान कुछ कहने ही वाली थी जब एकदम से ज़रिश बोली थी। हाँ यार, इनकी शक्लें तो वाकई दहशतगर्दों से मिलती हैं। कहीं हमारे घर में बम लगाने तो नहीं है? हमारी बात तो सुनो। जान से साहब बोले थे। देखिए अंकल, आप बेशक एक की बजाय दो बम लगाते, पर प्लीज़ पहले हमें अपने मामू को फ़ोन करके छोटी पिन वाली चार्जर लेने थे, क्योंकि इन दोनों के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। ज़रिश बोली और दोनों तेज़ अंदर भागे थे। वो फल्ला हदी होगी, खुद ही अंदर चलते हैं, वरना ये ना हो कि यहीं से वापस जाना पड़े। आगा जान के बोल में सब अंदर की जाने बढ़ गए थे। अरे आप लोग किधर से घुसे आ रहे हैं? लास्ट में बैठे शहीद ने कहा था। बेटा, हम
دیکھیں یہ بھیک وغیرہ بارش سے مانگے اندر نہیں آتے، اتنے سارے لوگ ایک ساتھ ایک کر نہیں جاتے، بھلا پوری کالونی میں پھیلے آئے بھی ہیں اس گھر میں، یہاں رہتے ہی سرے سے بھکاری ہیں۔ شہر کی بات سن کر سب کو یقین ہو گیا تھا کہ سلطان صاحب کی آل اولاد ہی پاگل ہے، ہم بھکاری نہیں ہیں۔ مراد نے دان پیس کر کہا تھا، دیکھیں ہمارا صدقہ ہماری ماما اکثر اپنی جوتی سے اتارتی رہتی ہے۔ شہیر بولا تھا، ارے ہم صدقہ لینے والے بھی نہیں ہیں۔ فراز طبقہ بولا تھا، اور یہ بھی سن لیں، ہم یہ فطرانہ وغیرہ عید کے عید ہی دیتے ہیں، پہلے دے کر ہم نے پینڈنگ پر نہیں لگوانا، یہ نہ ہو کہ پھر بعد میں اپروو ہی نہ ہو۔ شہیر اپنی دھن میں ہی بولے جا رہا تھا، کون ہے شہری؟ فاطمہ بیگم کچن سے باہر آتے بولی تھی، پتہ نہیں ماما کون لوگ ہیں، میں کب سے میرا آئی کیو لیول چیک کر رہے ہیں۔ شہید بولا، اتنے میں باہر سے سلطان صاحب داخل ہوئے تھے، پر سامنے کھڑے نفوس کو دیکھ کر وہ تھم گئے تھے۔ آغا جان آپ؟ سلطان صاحب بولے تھے، شکر ہے اللہ کا کہ تم آگے، ورنہ تمہاری اولادوں میں پاگل کرنے کے در پر تھی۔ آغا جان بولے، میرا بچہ کیسے ہو تم بھی؟ جان روتے ہوئے سلطان صاحب کے گلے لگی تھی، ارے آپ لوگ ابھی ایسے ہی کھڑے ہیں، آپ نے بم نہیں لگایا؟ اوپری منزل سے زرش بولی تھی، زری کیا بکواس کر رہی ہو، نیچے آؤ سلام کرو۔ فاطمہ بیگم نے کہا، کیوں یہ ہمارے نانا لگتے ہیں جو سلام کروں؟ نہیں بیٹا جی، ہم تمہارے دادا لگتے ہیں۔ آغا جان نے مسکرا کر کہا، دادا؟ ان دونوں نے حیرت سے دہرایا تھا، اور اگلے ہی پل وہ دونوں ان سے لبڑ گئے تھے۔ دادا جان آپ کہاں چلے گئے تھے؟ ہم نے آپ کو کتاب مس کی، آپ کیسے اپنے چھوٹے چھوٹے پوتوں کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ بولے آغا جان جواب دیں۔ وہ دونوں آغا جان سے لفٹ بول رہے تھے اور باقی سب ان کی اداکاری پر اشش کر رہے تھے۔ ارے آپ لوگ کھڑے کیوں ہیں، بیٹھے نا۔ فاطمہ بیگم کے کہنے پر سب لوگ لاؤنج میں بیٹھ گئے تھے، جبکہ زرش اب حائم کو کال کر رہی تھی۔ ہیلو، ہاں بولو زری، کیا ہوا؟ حائم نے فون ریسیو کرتے آہستہ آواز میں پوچھا تھا، کیونکہ اس وقت وہ کورٹ روم میں تھا۔ لالا جلدی سے گھر آئیں، آپ کو پتہ ہے ہمارے گھر کون آیا ہے؟ زرش نے جوش سے پوچھا تھا۔ آتا ہوں زری، ویسے کون آیا ہے؟ حائم نے سرسری سے پوچھا تھا، وہ جلدی سے بات ختم کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس کی باری آنے والی تھی۔ ارے لالا، آغا جان آئے ہیں، بابا کے بابا یعنی ہمارے دادا جان، ساتھ میں مسز آغا جان، مطلب بابا کی ماما یعنی ہماری دادی جان، اور ان کے ساتھ آغا جان کے بڑے بیٹے مطلب بابا کے بڑے بھائی یعنی ہمارے بڑے تایا ابا، اور آغا جان کے چھوٹے بیٹے مطلب بابا جان کے ان سے بڑے اور بڑے تایا ابا سے چھوٹے بھائی یعنی ہمارے چھوٹے تایا ابا، اور ساتھ ان کے بڑے بیٹے مراد بھی آئے ہیں۔ بس اتنے ہی لوگ آئے ہیں۔ آپ لالا سن رہے ہیں نا؟ زرش نے بھرپور تعارف کروا کے پوچھا، جبکہ دوسری طرف حائم کو اپنے کانوں سے سائیں سائیں کی آواز آنا شروع ہو گئی تھی۔ میں آیا۔ حائم نے اتنا بول کر فون بند کر دیا اور کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ حائم صاحب جی بابا، میرا مطلب ہے یور آنر۔ حائم جو کہ زرش کی باتیں سننے کی کوشش کر رہا تھا، جج صاحب کے اچانک مخاطب کرنے پر ہڑبڑا کے اٹھا اور جو منہ میں آیا بول دیا تھا، پھر فوراً صحیح سے بولا تھا، جن میں سے آدھے وہ تقریباً الفاظ بول چکا تھا۔ آغا جان نے سلطان صاحب کو واپس خان ویلا شفٹ ہونے کا کہا تھا، جس پر انہوں نے پیکنگ کے لیے ایک دن مانگا تھا، جس پر پہلے تو بی جان نہیں مانی، پھر بعد میں انہوں نے اجازت دے دی تھی، جبکہ اس دوران زرش، باسل اور شہیر نے ضد پکڑ لی تھی کہ انہیں بھی خان ویلا جانا ہے، جس پر فاطمہ بیگم کے لاکھ منع کرنے کے باوجود جب وہ نہ مانے تو آغا جان انہیں ساتھ لے گئے۔ پر جاتے جاتے بھی فاطمہ بیگم انہیں نصیحت کرنا نہ بھولی تھی، پر وہ آتے ہی کیا جو ان کی نصیحتیں مان لیتی۔ اگلی صبح سلطان صاحب، فاطمہ بیگم، حائم اور شاذل خان ویلا کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ راستے میں فاطمہ بیگم مسلسل دعائیں کرتی رہی تھی کہ اللہ ان کی عزت کی حفاظت کرے، کیونکہ انہیں ان تینوں سے کسی اچھے کی امید نہ تھی۔ تقریباً 12 بجے کے قریب وہ لوگ خان ویلا پہنچے تھے، جہاں دروازے پر ان سب کے استقبال کے لیے سب کھڑے تھے۔ ملنے ملانے کے بعد فاطمہ بیگم نے حائم کو زرش کو ڈھونڈنے بھیجا تھا، کیونکہ وہ اسے زیادہ کھلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ دوسری جانب زرش مزے سے پورے خان ویلا میں گھوم پھر رہی تھی۔ رات کو چونکہ وہ لوگ دیر سے پہنچے تھے، اس لیے اس کی ملاقات صرف بڑوں سے ہی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر گھومنے کے بعد اسے ایک طرف سے آواز آئی تو وہ سمجھ گئی تھی کہ کچن اس کی طرف ہے۔ ہیلو ایوری ون، اس نے دروازے سے جھانک کر کہا تو تقریباً سبھی کاموں میں مصروف تھی۔ السلام علیکم، آپ کون ہیں؟ حورین اسلام کر کے پوچھا تھا۔ میں زرش ہوں، زرش خانزادہ، بابا کی شہزادی، بھائیوں کی پری اور ماما کی جان عذاب۔ ویسے نہ یہ مائیں ہوتی ہیں ہی نہ شکری ہیں، ایک تو اللہ نے اتنی پیاری بیٹوں سے نوازتا ہے، اور یہ ہیں کہ مار مار کے ان کی حالت ہی بگاڑ دیتی ہیں۔ ویسے آپ لوگ اپنا بھی تعارف کروائیں نا۔ زرش نے بھرپور اپنا تعارف کروا کے ان سے پوچھا تھا، جو کہ حیرانگی سے اس کی زبان کی سپیڈ چیک کری تھی۔ میں حورین ہوں، آپ کے چھوٹے تایا کی بیٹی، یہ مجھ سے چھوٹی ہے قرۃالعین، اور مجھ سے بڑی نورالعین آپی، اور یہ تایا کی بیٹیاں عائشہ آپی اور پلوشہ آپی، اور یہ بڑی پھوپھو کی بیٹیاں رمل اور نبل۔ حورین نے باری باری سب کا تعارف کروایا۔ زری کہاں پر ہو؟ حائم جو کافی دیر سے زرش کو ڈھونڈ رہا تھا، اسے کہیں نہ پا کر آواز دینے لگا۔ لالا ادھر ہی ہوں، زرش جواباً بولی تھی۔ ادھر ہو تو مجھے نظر کیوں نہیں آ رہی؟ حائم کو سمجھ نہیں آیا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ لالا آپ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، میں کرتی ہوں بات ماما سے کہ آپ کی شادی کروا دے، ورنہ زیادہ مسئلہ ہو گیا تو نظر کا تو کون لڑکی دے گا آپ کو؟ زرش حائم کو پکڑ کر کچن میں لائی اور نان اسٹاپ بولتی جا رہی تھی، محترمہ میں اگر نظر سے بالکل محروم ہو گیا تو پھر میری 4 شادیاں ہو سکتی ہیں۔ حائم نے جتانے والے انداز میں کہا تھا۔ 4 چھوڑے لالا، جتنی آپ کی عمر ہوتی جا رہی ہے مجھے تو لگتا ہے آپ کی آدھی شادی بھی نہیں ہونی۔ باہر سے بازل کے ساتھ شہیر آتے ہوئے دکھاتا ہے، یہ آدھی شادی کیا ہوتی ہے؟ حائم نے حیرت سے پوچھا۔ اوف لالا، اگر 3 بار قبول ہے بولا جائے تو 1 شادی ہوتی ہے، اور اگر 1.5 یعنی 1/2 بار بولا جائے تو آدھی شادی ہوتی ہے، بازل نے سمجھانے والے انداز میں کہا تھا۔ تمہیں بڑا تجربہ ہے شادیوں کا،
तजुर्बा नहीं है लाला, पर हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपकी तरह बूढ़ा थोड़ी होता जा रहा हूँ। जब आपने बाजिल भी बोला था बूढ़ा, मैं तुम्हें कहाँ से बुरा लगता हूँ, अभी मेरी उम्र ही क्या है। हाइम तो लफ्ज़ बूढ़े पर उछल पड़ा था। ज़्यादा कुछ नहीं लाला, बस यही कोई 28 साल है। ज़रिश हमदर्दी से बोली थी। देखना अगले 2 सालों में बालों में चांदनी आ जाएगी। शहीन ने हाइम को छेड़ा था। 2 साल तक तुम्हारी भाभी भी आ जाएगी। हाइम ने शैताने वाले अंदाज में कहा। 2 साल इतनी जल्दी क्या है लाला, अभी तो आप छोटी सी नाजुक सी डाली हैं, अभी उग तो ले। ज़रिश जल कर बोली थी। अरे भाई, क्या हवेली वालों ने कमरे नहीं दिए जो इधर ही डेरा लगा लिया है। फातिमा बेगम के साथ आते हैं। शाजी ने हंसकर कहा था। अरे नहीं शाजी लाला, हम तो हाइम लाला की शादी का पुलाव पका रहे थे। बेटा पुलाव नहीं, ख्याली पुलाव, शाजी ने हंसकर कहा था। बस निकलो इधर से, हर जगह शुरू हो जाते हैं। फातिमा बेगम के बोलने पर वो चारों चुपचाप निकल गए थे। अस्सलाम वालेकुम चाची जान। आयशा ने मुस्कुराकर कहा। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो सब। उन्होंने ज़्यादा तंग तो नहीं किया। फातिमा बेगम ने मुस्कुराकर पूछा। वाह, इन माओं के खदशात तो देखो अम्मी, आप देख लें, बल्कि गिनती कर लें, हमने एक लड़की भी नहीं खाई। हद हो गया। बंदा पूछे हम कोई छूती बीमारी है जो गुजर जाएंगे तो आप सबसे पूछती फिरेंगी कि बच गए या इन्फेक्शन तो नहीं हुआ। ज़रिश तो फटी पड़ी थी। जबकि इसकी बात सुनकर फातिमा बेगम ने नफ़ी में सर हिलाया था। अरे नहीं नहीं चाची, इसने हमें बिल्कुल भी तंग नहीं किया। नूरा ने फ़ौरन कहा था। बस बेटा, ये ऐसी ही जल्दी सी है। फातिमा बेगम ने हंसकर कहा। ज़रिश को चपट लगाई थी जिस पर मुंह बनाकर बाहर चलेगी। चाची आपकी बेटी बहुत प्यारी है। परवशा ने मुस्कुराकर कहा, जिस पर फातिमा बेगम से मुस्कुराई थी, क्योंकि वो जानती थी इनकी बेटी क्या चीज़ है। ये मंजर शाह हाउस का है, जहाँ हुसैन शाह अपने कमरे में बैठे सामने खड़े मुलाजिम की बात सुन रहे थे। साईं, मैंने खुद पता करवाया है, शाह आलम खुद सुल्तान साहब और उनकी बीवी बच्चों को लेकर आए हैं। मुलाजिम ने सर झुकाकर कहा था। ठीक है, तुम जाओ। हुसैन शाह के कहने पर मुलाजिम चुपचाप चला गया था। तो यानी शाह आलम खानजादा ने आखिरकार अपनी जिद छोड़ दी। साहब बड़े शाह खाने पर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मुलाजमा के बताने पर उठकर चल दिए थे। दिन ब दिन खानविला का माहौल बदलता जा रहा था। इन पांचों के अलावा बाकी सब घर वालों को भी रात देर से सोने की आदत पड़ गई थी। वजह इनका रात में होने वाला ड्रामा था। क्या बात है भाई, आज इतनी खामोशी क्यों है। आगा जान ने खाना खाते हुए इन तीनों से पूछा, जो कि बिल्कुल खामोश थे। जरी क्या हुआ, कहीं खाने में अल्फी तो नहीं मिला ली जो दिनों तुम इतने खामोश। फराज ने हंसकर छेड़ा था। पिछले चंद दिनों में ही इनकी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी, जिसके बायस अब आगा जान का ना घुलने मिलने वाला असूल तो दम तोड़ चुका था। इनकी तरफ से कोई जवाब न पाकर सभी इधर मुतवज्जा हो गए थे। जरी पुत्र क्या हुआ, किसने कुछ कहा है। आगा जान ने नरमी से पूछा, लेकिन इन तीनों में से किसी ने मुंह ना खोला। उफ अल्लाह, कुछ तो बोलो भाई, क्या ज़ुबानें चोरी हो गई या कान गुम हो गए हैं। जुतने चुप लग गई है। जमर तंग आकर बोली थी। जरी पुत्र कुछ तो बोल दो। आगा जान अब वाकई परेशान थे। दादू हैंडसम, हमने ना चुप का रोसा रख लिया है, क्योंकि आपकी जोजा मोहतरमा कल ज़रा सा ऊंचा बोलने पर मुझे ठीक ठाक सुना कर गई थी, जिसके बाद मैंने कसम खा ली है कि अब किसी को भी मेरी आवाज़ नहीं आएगी। और मैं चुप हुई तो इन दोनों को भी होना पड़ा। और ना वज़न कैसे पड़ता। ज़रिश बड़े तहम्मुल से बोली थी। क्यों बेगम, ये हम क्या सुन रहे हैं, आपने हमारे शहजादे को क्यों डांटा। वो भी बोलने की वजह से। आगा जान ने भी जान से बोले थे। खान साहब, बोलने की वजह से नहीं, चीखने की वजह से। कल हम बैठे चावल चुन रहे थे, जब एकदम से आपकी लाडली इतना जोर से चीखी कि हमारे हाथ में मिठू चावलों का थाल हमसे उछल कर गिर पड़ा। पास खड़े मुलाजिम के सर पर जा लगा, जो बेचारा अब अपनी पट्टी बांध कर घूम रहा है। इसलिए हमने इसे ज़रा सा डांट दिया। और ये तो आपके असूल है ना कि कोई भी ऊंची आवाज़ में ना बोले। बेजान ने सारा वाक़या सुना दिया था। हाँ, बाकी सबकी और बात है, पर खबरदार जो किसी ने मेरे शहजादा को कुछ कहा और आप भी सुन लें। जरी चाहे मुंह से बोले या मस्जिद के स्पीकर में, कोई कुछ नहीं बोलेगा। आगा जान ने सख्ती से कहा, जिस पर बेजान ने एक खफा नजर ज़रिश पर डालकर मुंह फेर लिया था। अरे दादू हैंडसम, क्यों आप ही डार्लिंग के पीछे पड़ गए हैं। ये हमारा आपसी मामला है। आप कितन मान में तेरा मेहमान बने गुजरे हैं। ज़रिश फौरन बोली थी। सदके जाऊं मैं तुम्हारी इस मासूमियत की, अच्छी खासी डांट परवाह कर अब हो रही हो कि आपस का मामला है। बेजान ने ज़रिश की नकल उतारी, जिस पर सब हंस दिए थे। मामा, हाइम ने किचन में आकर फातिमा बेगम को आवाज़ दी, जो कि उदासी इससे खिड़की से बाहर सामने मौजूद हवेली को देख रही थी। मामा, हाइम के बुलाने पर वो चौंकी थी। हाँ बेटा। मामा, आप रो रही हैं। हाइम ने इनकी आंखों में नमी देखकर पूछा था। नहीं, मैं क्यों रोऊंगी भला। फातिमा बेगम ने आंखें साफ करके बस इतना कहा था। इतने में ज़हन में शोर उठा था। अरे देखो जाकर अब क्या कर दिया है इन्होंने। फातिमा बेगम के बोलने पर हाइम बाहर की तरफ चल दिया था, जहाँ आगा जान एक मुलाजिम की खबर ले रहे थे। ना मुझे ये बता कि तुझे किसने कहा था बच्चियों को वापस लेकर आ। आगा जान ने गुस्से से पूछा था। साहब जी, मुझे लगा बीबी जी को पता नहीं है कि बाहर जाना मना है। आपके ही असूल हैं। ये मुलाजिम सर झुकाकर बोला था। क्या आगा जान, ने पूछा था। होना क्या है लाला, हम सब लड़कियां मिलकर मूवी देखने गई थी। पूरे 2 घंटे दादू हैंडसम को ब्लैकमेल करके इजाज़त मिली थी और इनका ये चमचा हमें वापस ले आया। ज़रिश ने मुलाजिम की तरफ इशारा करके कहा था। जो होने वाला हो गया था, जाए इधर से तेरी तो हम बाद में खबर देंगे। आगा जान के बोलने पर वो जल्दी से बाहर निकल गया था। कोई नहीं मेरा बच्चा, कल चले जाना। सब आगा जान ने ज़रिश से कहा था, जिसने मुँह फुला लिया था। 2 घंटे लगे थे आगा जान आपको मनाने में, और पूरे 4 घंटे लगे थे सब लड़कियों को मनाने में, जिनके बाहर जाने का सुनकर पहले बाजी फूल की तरफ टांगें कांपने लगी थी। ठीक है आगा जान, हम कल फिर से सारा दिन बाहर गुजारना है। ज़रिश के बोलने पर आगा जान ने हाँ में सर हिला दिया था। लो जी, 4 दिन
4 गए 10 बाकी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हसन, आज तुम गाँव जाओ और जाकर हमारी हवेली की मरम्मत वगैरह देखो, फिर हम वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। आगा जान ने चाय पीते हसन शाह से कहा था। इस वक्त सब लोग लॉन्च में बैठे चाय पी रहे थे। हवेली, लेकिन क्यों आगा जान? हसन शाह ने नासमझी से पूछा। क्या मतलब क्यों? अब जब कोई मसला नहीं रहा तो क्यों हम अपनी आबाई हवेली छोड़ें? जवाब हुसैन शाह ने दिया था। ठीक कहा तुम दोनों भी अपने बच्चों की पैकिंग कर लो, हम जल्द वहाँ रवाना होंगे। आगा जान ने हसन शाह की बीवी मुसर्रत बेगम और हुसैन शाह की बीवी फौजिया बेगम से कहा था। जी ठीक है बाबा साईं, इन दोनों ने जवाब दिया था। और ये हमारे इकलौते बरखुरदार कहाँ हैं? अकबर शाह ने हुसैन शाह के इकलौते बेटे और शाह हाउस के इकलौते वारिस के बारे में पूछा। कल यही है बाबा साईं, बस लड़कियों के साथ माहौल गया है। इनके किसी दोस्त की शादी है, उन्होंने शॉपिंग करनी थी। पता ही होगा, हुसैन शाह ने बताया, जिस पर अकबर शाह ने सर को जंबिश दी थी। आगा जान, हमें आपसे एक बात करनी है। कासिम और इस्माइल ने आगा जान से कहा। इस वक्त सब लॉन्च में बैठे चाय पी रहे थे। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? आगा जान ने पूछा। वो आगा जान कासिम अटका था। हाँ बोलो, भी क्या कहना है? आगा जान ने पूछा। वो दरअसल बात यह है कि इस बार इस्माइल अटका था। मुराद जा मेरी बंदूक लेकर आई। ऐसे नहीं बोलने वाला। आगा जान ने चाय पीते मुराद से कहा था। नहीं आगा जान, हम उसे कहना चाहते थे कि कासिम फिर से बोलते चुप हो गया था। मुराद मेरी बंदूक, आगा जान ने देखकर कहा। आगा जान, हमसे बिजनेस नहीं होता, ना ही ज़मीनें वगैरह का काम संभाला जाता है, इसलिए हम किसी और फील्ड में जाना चाहते हैं। कासिम और इस्माइल ने एक ही सांस में अपनी बात पूरी करके आंखें बंद कर दी थी, लेकिन काफ़ी देर खामोशी पाकर आहिस्ता से आंखें खोली तो आगा जान के नॉर्मल तासुरात देखकर इन्हें कुछ हौसला हुआ था। और कुछ कहना है? नहीं आगा जान, यानी तुमसे बिजनेस नहीं होता? जी आगा जान। और ज़मीनें वगैरह भी नहीं संभाली जाती? जी आगा जान। इस बार दोनों बोले, जिस पर आगा जान ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया था। मुराद, जी आगा जान। मुराद, इनसे दोनों काम नहीं होते तो क्यों इन्हें तंग करना? जा मेरी बंदूक ला, इनको फारिग करे। आगा जान के बोलने पर दोनों का रंग उड़ा था, लेकिन आगा जान, ये चारों भी तो करते हैं जॉब। आपने इन्हें तो कुछ नहीं कहा। कासिम ने कहा। इसकी बात अलग है, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे असूलों के खिलाफ जाने की? वो चारों तो इतनी मेहनत से इस मुकाम तक पहुंचे हैं, तुम दोनों तो सिरे से नकम्मे हो। जिस भी शोबे में जाओगे वह ज़वाल का शिकार हो जाएगा। अरे दादो हैंडसम, अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो करने देना, चाहे कोई हुनर ही सीख लेंगे। अरे इन नकम्मों ने क्या कुछ सीखना है? उल्टा जिस हुनर को सीखेंगे वो हुनर ही दुनिया से ना पैदा हो जाएगा। आगा जान ने इन दोनों को देखकर कहा था। अरे दादू हैंडसम, करने दे, जो करते हैं अच्छा ही है, बुरे वक्त में काम आएंगे। शाहजहां ने कहा था। क्या मतलब? आगा जान ने पूछा। देखिए दादू हैंडसम, अगर कल को आपका इनको करने का इरादा बन गया तो ये तो अपने बीवी बच्चे के साथ रुक जाएंगे, तो अच्छा है ना? तब कुछ तो इनके हाथ में पल्ले होगा ना। ये भी तो सोचें, जब कल को हम इनका रिश्ता वगैरह करेंगे तो हो सकता है कि इनकी शक्लें देखकर इनकार कर दे। तो ऐसे में अगर इनके पास कोई ढंग की जॉब हुई तो हो सकता है कि कोई लालच में आकर इन्हें लड़की दे दे, वरना तो ये कमारे ही मर जाएंगे। ज़रिश ने आगा जान को तफसील से समझाया। हम फिर क्या करना चाहते हो? आगा जान ने कुछ सोचने के बाद कहा था। वो आगा जान, हम ना एक्टर बनना चाहते हैं। इन दोनों ने शर्मा कर कहा, जबकि इनकी बात सुनकर सबका मुंह खुल गया था। एक्टर? बाज़ ने हैरत से पूछा था। हो, इन दोनों ने शर्माते हुए हाँ में सर हिलाया था। पक्की बात है? शहीन ने पूछा, जिस पर इन दोनों ने फिर से हाँ में सर हिलाया था। दादू हैंडसम, आप ना बंदूक ही मंगवा लें। ज़रिश ने आगा जान से कहा था। मैंने तो पहले ही कहा था कि दोनों ही नकम्मे हैं, लाओ मेरी बंदूक। आगा जान ने कहा। अरे नहीं आगा जान, हम भी इन चारों की तरह किसी फील्ड में चले जाएंगे, आप बंदूक रहने दे, फजूल में गोलियां ज़ाया हो जाएगी। कासिम जल्दी से बोला। आगा जान, ये चीटिंग है, फिर हमें भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने दे। कुरतुलैन ने कहा था। नहीं आगा जान के दो टकल फास ने ज़रिश को देखा। दादू हैंडसम, नहीं ज़री, आगा जान ने फिर से कहा। प्लीज़। इसने मासूमियत से आंखें पलके चिपकाई थी। नहीं जाए, मैं नहीं बोलती आपसे। ज़री पुत्र, आगा जान ने नरमी से पुकारा, जिस पर उसने रुख मोड़ लिया था। अच्छा ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। आगा जान के बोलने पर उसकी आंखें चमकी थी। सच्ची मुच्ची? आगा जान मुस्कुराए थे। थैंक यू सो मच दादू हैंडसम। वो मुस्कुराकर इनके गले लगी, जिस पर आगा जान ने इसका माथा चूमा, इसका प्यार देकर सब हंस लिए थे। लो जी, 2 और गए, 6 गए, 8 बाकी हैं। अकबर शाह अपने घर वालों के साथ शाह हाउस के लिए रवाना हो गया था। तकरीबन 1 घंटे की मुसाफत के बाद वो लोग एक आलीशान हवेली पहुंचे थे, जो कि बिल्कुल खान विला के सामने थी। घर के बाहर आज भी शाह पीली के नाम की तख्ती लगी हुई थी, जिसे देखकर बशार के साथ साथ बाकी सबकी भी आंखें नम हुई थी। ये हवेली अकबर शाह ने अपने बचपन के दोस्त की वजह से बनवाई थी, और इन दोस्ती को निभाते हुए आज वो 30 साल बाद इस हवेली में कदम रख रहे थे। उफ़ अल्लाह ज़री, ये तुमने क्या कर दिया? फातिमा बेगम गुस्से से ज़रिश की तरफ बढ़ी थी, जो कि फ़ौरन किचन से बाहर भाग गई थी। रुको, भाग किधर रही हो? अभी बताती हूँ तुम्हें। फातिमा बेगम इतना बोलकर जूता हाथ में पकड़े इसके पीछे आई थी। लाला बचाएं मुझे, अम्मी में सुल्तान राही की रूह आ गई है, बचा ले वरना आज मेरा कत्ल हो जाना है। ज़रिश भागकर इन लॉन में खड़े हाइम के पीछे छुप गई थी। मामा रुक जाएं, क्या कर रही हैं? हाइम ने फातिमा बेगम को इस तरफ आता देखकर कहा था, जबकि इस दौरान कमरे से अंदर दाखिल होते अकबर शाह और बाकी सभी नज़ारा देखने के लिए रुक गए थे। हाइम, हट जाओ सामने से, आज तो मैंने इसे धरती का आधा बोझ ख़त्म करके ही दम लेना है। फातिमा बेगम इतना बोलकर ज़रिश को पकड़ने लगी थी, जो कि हाइम को छोड़कर शाज़िल के पीछे छुप गई थी। मामा रुक जाएं, मुझे मारने से पहले आपको मेरे शाज़ी लाला को मारना होगा।
زرش اتنا بول کر شہزر کے آگے اس کو آگے کر دیا تھا۔ پھر ہم تمہارا فاطمہ بیگم اتنا بول کر آگے بڑھنے لگی تھی، ماما مجھ کو مارنے سے پہلے آپ کو حائم لالا کا سینہ چھلنی کرنا ہوگا۔ شاہزادے نے اتنا بول کر زرش کو حائم کے پیچھے کر دیا تھا۔ فاطمہ بیگم کا رخ بھی ادھر موڑ لیا تھا، ماما مجھ سے پہلے آپ کو بابا کی لاش پر سے گزرنا پڑے گا۔ حائم نے لون میں آغا جان جہانگیر صاحب اور جان سیب صاحب کے ساتھ بیٹھے سلطان صاحب کی طرف اشارہ کیا، جبکہ ان کی آواز سن کر تقریباً سب ہی لون میں جمع ہو کر مزے سے ساری کارروائی دیکھ رہے تھے، جبکہ شاہ حویلی والے بھی حیرت سے منظر دیکھ رہے تھے۔ وہ خبردار جو میری طرف دھیان کروایا، مرنے کے وقت غریب کا بچہ آگے کر دیتے، اور سلطان صاحب فوراً بولے تھے، ماما میں آپ کی مدد کر رہی ہوں۔ زرش خان کے پیچھے ہو کر بولی تھی، مدد اسے مدد کہتے ہیں؟ ماما کیا کیا ہے اس نے؟ حائم نے پوچھا تھا۔ لالا میں تو بریانی بنانے میں مدد کر رہی تھی، وہ معصوم سے بولی تھی۔ اچھا اس سے پوچھو ذرا 3 گلاس چاولوں میں پانی کتنا ڈلتا ہے؟ فاطمہ بیگم نے حائم کو کہا تھا، جس پر زرش نے اس کی طرف دیکھا۔ لو جی، اس میں بھی اتنے پھوڑ نہیں، پورے 10 گلاس پانی ڈالا تھا میں نے، زرش نے فخر سے کہا، جبکہ اس کی بات سن کر فاطمہ بیگم کا پالا مزید چڑھ گیا تھا۔ بریانی بنانے گئی تھیں اور سوپ بنا آئی ہے، اس کی تو آج خیر نہیں۔ رک جائیں ماما، فاطمہ بیگم جوتے سے زرش کا نشانہ لے رہی تھی جب حائم نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا تھا۔ حائم نے زرش کو کھینچ کر آگے کھڑا کیا اور خود 4 قدم پیچھے کھڑا ہو گیا۔ چلے ماما، اب نشانہ لیں۔ حائم نے فاطمہ کی طرف دیکھ کر کہا تھا، جس پر انہوں نے اپنا جوتا کس لیا تھا۔ نہیں ماما نہیں، زرش نے دائیں بائیں چکر لگانے لگی تھی، آج نہیں بچتی تم۔ فاطمہ بیگم نے اتنا بول کر پوری قوت سے جوتا زرش کی طرف پھینکا، جس پر زرش نیچے جھکی اور جوتا 4 قدم دور کھڑے حائم کی طرف چل دیا تھا۔ جوتے کو اپنی طرف آتا دیکھ کر حائم دونوں ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر زمین پر لیٹ گیا اور جوتا اس کے پیچھے کھڑے زاویار کے منہ پر جا لگا۔ زاویار در سے چیخا تھا، جبکہ باقی سب بھی دور کھڑے ان اشخاص کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے تھے، جبکہ بچہ پارٹی کی ہنسی نکل گئی تھی۔ فاطمہ بیگم اندر بڑھتے لوگوں کو دیکھ کر شرما گئی تھی۔ بابا سائیں آواز سرگوشی سے زیادہ نہ تھی، فاطمہ تمہارا نشانہ قیامت تک ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ حسین شاہ نے ہنس کر فاطمہ بیگم سے کہا تھا، جن کی آنکھیں اب نم ہو چکی تھیں، ہاں بھئی، ہم نے تو سوچا تھا کہ تم دعوت پر بلاؤ گے نہیں، تو ہم نے سوچا کہ ہم خود ہی مل آئیں۔ اکبر شاہ نے ہنس کر آغا جان سے کہا، جو اس بار تحفظ سے سامنے کھڑے اپنے جگری دوست کو دیکھ رہے تھے۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد آغا جان نے آہستہ سے لب کھولے، جبکہ اس دوران سب دم ساتھے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے اس لیے نہیں بلایا کیونکہ میں جانتا تھا تم بن بلائے ٹپکنے کی عادت ہے تمہیں۔ آغا جان نے اتنا بول کر اکبر شاہ کے گلے لگے تھے۔ برسوں بعد ختم ہونے والی جدائی سے سب کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ ہم یہ روٹھنا منانا بعد میں کر لیجیے گا، پہلے ہمیں کچھ بتائیں کہ آپ دونوں میلے میں بچھڑے ہوئے بھائیوں کی طرح کیوں مل رہے ہیں؟ زرش کے پوچھنے پر سب ان کی طرف متوجہ آ گئے تھے۔ ہم نے بہت سنا ہے تمہارے بارے میں، اکبر شاہ نے زرش سے کہا۔ اچھا، میں اتنی مشہور ہوں؟ کیا سنا ہے آپ نے میرے بارے میں؟ ہم نے سنا بلکہ دیکھا ہے، تم پوری آفت ہو۔ اکبر شاہ کے بولنے پر اس کا منہ بن گیا تھا، جبکہ باقی سب کا کہکہ نکل گیا تھا۔ لیکن تنگ کر رہے ہو میری بچی کو؟ زرش پتر ادھر آؤ، میں نانی ہوں تمہاری۔ یاسمین بیگم نے اسے دیکھ کر کہا تھا، ہیں نانی مطلب ماما کی ماما؟ زرش نے بے تکا سا سوال کیا تھا۔ نہیں زری، ماما کی ماما نہیں، نانا کی وائف۔ شاہزادے نے اسے کونی مار کر کہا تھا۔ اچھا، اس نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ ویسے زری، یہ ہمارے رشتہ دار کدھر سے نکلتے آ رہے ہیں؟ منہ بند کرو اپنا، فاطمہ نے اسے روکا تھا۔ چلو بھائی اندر چلو، سارے باقی باتیں اندر جا کے ہوں گی بھی، جانے کا، اور باقی سب اندر کے جانے پڑ گئے تھے۔ لو زری، نان کا میل آ گیا ہے، شہین نے اس کے کان کے پاس جھک کر کہا تھا۔ میرا ریمن میکس لونگ بار چلتا جائے، بار بار لیمو اس کے ہزار کرے جگنائی پر وار چلے، پورے مہینے اور دن 2-4۔ زرش کچن میں کھڑی برتن دھو کم اور ڈانس زیادہ کر رہی تھی۔ وہ گاتی گھومی پھری اور ہاتھ میں پکڑ گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین بوس ہو گیا۔ اوف اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ زرش پریشان سے بول کر گلاس کی طرف بڑھی کہ گزرتے ہوئے اس کا ہاتھ سلیب پر لگے شیشے کے باؤل سے لگا، جو دھڑام سے گر کر ٹوٹ گیا تھا۔ یا اللہ! زرش ایک دم گھومی، اس کے گلے میں موجود مفرل پاس پڑے وائپر سے ٹکرایا اور وہ سیدھا سیب کی ٹوکری پر لگا، جس سے ایک سیب اچھل کر شیلف پر پڑے جگ کو لگا، جو کہ چند سے ٹوٹ گیا تھا۔ زری، کیا توڑ دیا؟ فاطمہ بیگم کی آواز پر جلدی سے باہر بھاگی کہ باہر سے چائے کی ٹرے پکڑے، قرۃ سے ٹکرائے، جس سے ٹرے کپوں سمیت گر کر ٹوٹ گئی تھی۔ ہائے اللہ! زری کدھر آندھی طوفان کی طرح جا رہی ہے؟ قرۃ نے پوچھا تھا۔ بہن، ایک انسان کرنا اپنی چچی کو کچن میں نہ جانے دینا۔ زرش اتنا بول کر لاؤنج میں بھاگ گئی تھی، جہاں سلطان صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے فوراً ان کے درگاہ میں پناہ لی تھی۔ پیچھے قرۃ نے کچن میں جھانکا تو ایسی حالت دیکھ کر حیران ہو گئی تھی۔ اتنے میں فاطمہ بیگم وہاں پہنچی تھی۔ رک جائیں چچی جان، ان کے سامنے بازو پھیلا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ہٹو سامنے سے، مجھے دیکھنے تو، کیا توڑا ہے صاف کرنے؟ نہیں چچی جان، میں آپ کو زرش کا قتل کرتے نہیں دیکھ سکتی، کیا پاگل ہو گئی ہو؟ ہٹو سامنے سے۔ فاطمہ بیگم نے اسے ہٹا کر اندر جھانکا اور اگلے ہی لمحے غصے سے لاؤنج میں گئی تھی۔ زری، کیا کر دیا تم نے؟ فاطمہ بیگم بولی تھی۔ کیا کیا ہے آپ نے؟ ہی بتا دے، 15 منٹ تک کچن کے سارے گندے برتن ختم ہونے چاہیے۔ زرش مشغول سے بولی تھی۔ تو دھونے کا کہا تھا، توڑنے کا نہیں۔ بیگم، یہ تو پھر آپ کی غلطی ہوئی نا، کام بتا دیا، طریقہ نہیں بتایا۔ اب بجائے فضول میں میری بیٹی پر نہ برسیں۔ سلطان صاحب نے کہا تھا کہ یہ حرکتیں رہی تو اس کی تو کون بیاہ کر لے کے جائے گا اسے؟ فاطمہ بیگم بولی تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم گھر داماد لے آئیں گے۔ کیوں زری؟ سلطان صاحب نے مسکرا کر کہا، جس پر جہاں زرش مسکرائی تھی وہیں اپنی دانا غلطی دیکھ کر فاطمہ بیگم پیر پہ رکھتی وہاں سے چلی گئی تھی۔
یہ صبح خان ویلا میں کافی مصروف سی طلوع ہوئی تھی۔ صبح صبح سے وہ خواتین کاموں میں مصروف تھی، بی جان ملازموں پر برس رہی تھی۔ پورے خان ویلا میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ کیا بات ہے بھئی، آج کوئی دعوت ہے جو اتنا اہتمام ہو رہا ہے؟ شاذل فریش سا کچن میں داخل ہو کر بلاتا، یہی سمجھ لو بھئی، آج بہت خاص مہمان آنے والے ہیں۔ فردوس بیگم نے کہا، اچھا کون آ رہا ہے؟ اس نے ترستی سے پوچھا تھا۔ ارے بھئی، نورالعین کو دیکھنے کے لیے رشتے والے آ رہے ہیں۔ تقریباً ساری بات پہلے ہی طے ہے، بس یہ رسمی طور پر وہ لوگ آ رہے ہیں۔ نازیہ بیگم نے خوش ہوتے ہوئے کہا تھا، جسے سن کر شاذل ذرا تھما، پھر اگلے ہی لمحے سر ہاں میں ہلا کے نکل گیا تھا۔ ذری ذہن میں پہنچ کر اس نے زرش کو آواز دی تھی، جی لالا۔ وہ اوپری منظر سے آواز لگائی تھی اس نے، چلو آئس کریم کھا کر آتے ہیں، ہاں لالا، اور باقی سب کو بھی بلاؤ۔ شاذل نے کہا تھا، لالا اتنی صبح صبح آئس کریم؟ اس نے حیرت سے پوچھا تھا۔ نہیں میڈم، صبح نہیں میڈم، 10 بجنے ہیں۔ آغا جان نے لیٹ اٹھنے کی اجازت دے دی ہے، پر صبح اپنے ٹائم پر ہی ہوتی ہے۔ اب جاؤ، جا کر بلا کے لاؤ سب کو۔ شاذل کے بولنے پر سب کو بلانے چل دی تھی۔ تھوڑی دیر میں سب لوگ گاڑی میں بیٹھ کے شہر کے روانہ ہو چکے تھے۔ ہاں بھائی شاذل، بولو کیا بات کرنی ہے تم نے؟ حائم نے میرے سے شاذل کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ ان کا ہر انداز پہچانتا تھا۔ لالا، آج گھر میں مہمان آ رہے ہیں، کیا آپ کو اس بارے میں پتہ ہے؟ شاذل نے لہجہ سرسری سے رکھ کر پوچھا تھا۔ ہاں جی لالا، ہمیں سب پتہ ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ نور آپی کی شادی میں کرسیاں لگائیں گے یا اسٹیج پر بیٹھیں گے؟ بازل کے بولنے پر سب نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ وہ سبھی اس کی نورالعین کے لیے پسندیدگی دیکھ چکے تھے۔ میرے خیال سے اسٹیج پر بیٹھنا ہی ٹھیک ہے، اس نے مسکرا کر کہا تھا۔ ٹھیک ہے پھر شیروانی سلوا لے، زرش فوراً بولی تھی۔ ویسے تم سارے بڑے ہی کوئی مطلبی ہو، بڑے بھائی کو چھوڑ کر سارے اپنی ہی سیٹنگ میں لگے ہوئے ہو، حائم نے افسوس سے کہا تھا۔ لالا فکر نہ کرے، شازی لالا کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی گھوڑی چڑھوا دیں گے، بازل نے اتنا کہہ کر زرش کو دیکھا، جس نے جواباً آنکھ ماری تھی۔ ہے کیا مطلب؟ حائم نے ناسمجھی سے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں لالا، میں بس آپ بھی اپنی شیروانی سلوا لے، باقی ہم پر چھوڑ دے۔ شہیر کے بولنے پر وہ سب کو مشکوک نظروں سے دیکھ کر خاموش ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ واپس خان ویلا میں آ گئے تھے۔ نازی آپی، زرش نے شاہ ویلی میں داخل ہو کر اونچی پاس میں نازی کو آواز لگائی تھی، جس پر لاؤنج میں بیٹھے زاویار شاہ نے خاصی ناگوار نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ کیوں چیخ رہی ہو؟ کون سا طوفان آ گیا ہے جو تمہیں چھپنے کے لیے پناہ نہیں مل رہی؟ زاویار نے کہا تھا۔ نانو، اپنے سیٹلر پوتے سے کہیں میرے منہ نہ لگے۔ زرش نے تسبیح پڑھتی یاسمین سے کہا تھا۔ کیوں پیچھے پڑ رہے ہو تم اس کے زاویار؟ یاسمین بیگم نے اسے گھور کر کہا تھا۔ بڑی بھی، ابھی میرے اتنے بڑے دن بھی نہیں ہے جو اس آفت کے پیچھے پڑوں۔ زاویار نے زرش کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا۔ ہیلو بولنے سے پہلے سوچ لو، 4 بھائی ہیں میرے، کدھر پھینک کر آئیں گے کہ جہاں سے تمہاری روح بھی واپس نہیں آ سکتی۔ زرش نے فخر سے کہا تھا۔ اپنے بھائی پر تو اسے مان تھا، وہ ہر حال میں اس کے ساتھ ہوں گے۔ تم مجھے زاویار شاہ کو دھمکی دے رہی ہو؟ زاویار نے سینے پر انگلی رکھ کر پوچھا تھا۔ ارے نہیں، یہ دھمکی نہیں، میرا سٹائل نہیں ہے، میں تو سیدھا کر گزرنے پر یقین رکھتی ہوں، اور تم دیکھ کر پتہ ہے میرا دل کیا کرتا ہے؟ زرش نے پوچھا تھا۔ کیا؟ زاویار نے دلچسپی سے پوچھا تھا۔ یہی کہ تم کو گولی مار دوں۔ وہ جو بہت دھیان سے اس کی بات سن رہا تھا، اس کی آخری بات پر خاصا بدمزہ ہوا تھا۔ وہ زاویار بس کر، کیوں میری اتنی پیاری سی بچی کو تنگ کر رہا ہے؟ یاسمین بیگم نے اسے ٹوکا تھا۔ بڑی بھی، صرف شکل سے ہی ہے، اس کے پاس عقل تو اسے چھو کر بھی نہیں گزری۔ زاویار نے اسے مزید سلگایا تھا۔ جی آپ تو خیر اس سے بھی محروم ہیں، عقل تو ہر کسی کو مل جاتی ہے، پر یہ اچھی شکل کسی نہ کسی قسمت والے کو ہی ملتی ہے۔ پر آپ کیا جانیں، آپ کی تو سڑی ہوئی مونگ پھلی جیسی شکل ہے، زرش نے جل کر کہا تھا۔ کیا کہا میڈم؟ لڑکیاں مرتی ہیں میری شکل پر؟ زاویار تو اچھل ہی پڑا تھا، کیونکہ وہ واقعی کافی ہینڈسم تھا۔ سفید رنگ پر اس کی مضبوط جسامت اور سبز آنکھیں اسے مزید پرکشش بناتی تھی۔ اس شکل پر لڑکیاں کا مرنا ہی بنتا ہے، زرش نے اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھ کر کہا تھا۔ تو کیا مزے سے تماشا دیکھ رہے ہو؟ نیچے مرو نا، ورنہ مجھے لگتا ہے کہ ان دونوں کی بکواس سن کر میں نے خودکشی کر لینی ہے۔ یاسمین بیگم اس کی لڑائی سے عاجز آ چکی تھی، جب ان کی نظر اوپر سیڑھیوں پر کھڑی نازلی پر پڑی، جو کہ مزے سے ان کو لڑتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ یاسمین بیگم کے بولنے پر وہ جلدی سے نیچے آئی تھی۔ ہاں بولو زری، کیا ہوا؟ آپ جلدی سے جان آپی کو لے کر ہماری طرف پہنچے، یہ نہ ہو سارا ایکشن مس ہو جائے۔ زرش اتنا بول کر بغیر اس کی سنے بھاگ گئی تھی۔ ہے اب کیا کرنے والی ہے؟ زاویار حیرت سے پوچھنے لگا تھا۔ لالا، وہ آج رشتے والے آ رہے ہیں نا؟ زری کے لیے؟ نازلی کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی زاویار نے بلند آواز میں پوچھا تھا، جبکہ اس کے انداز پر یاسمین بیگم کا ہاتھ تھما تھا۔ نہیں زری کے لیے نہیں، نور کے لیے۔ زری تو ابھی بہت چھوٹی ہے، اچھا ہم چلتے ہیں۔ نازلی اتنا کہہ کر کچن سے جانا کو لینے کے لیے چلی گئی تھی، جبکہ اس کی بات سن کر زاویار نے سکون کا سانس لیا تھا۔ شام میں سب لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مہمانوں کے نہ آنے کی وجہ سے آغا جان کافی غصے میں تھے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ اگر نہیں آنا تھا تو بتا دیتے، یہ سب کیا مذاق لگتا ہے انہیں؟ آغا جان غصے سے بولے۔ اتنے میں نازیہ بیگم پریشان سی سیڑھیاں اتر کر آئی تھی۔ آغا جان، شمائلہ کا فون آیا تھا، انہوں نے رشتہ کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ نازیہ بیگم کے بتانے پر آغا جان غصے سے اٹھ گئے تھے اور ان کی دیکھا دیکھی باقی سب بھی اٹھ گئے تھے۔ ان کی ہمت کیسے ہوئی؟ رشتہ ہم نے طے کیا تھا، کس کی مجال جو ہمارے فیصلوں میں بولے؟ آغا جان غصے سے داڑھے تھے۔ دادو ہینڈسم کوئی بات نہیں، اگر وہ نہیں رشتہ چاہتے تو رہنے دیں، ہمارے پاس کون
सी रिश्तों की कमी है, बल्कि घर में ही रिश्ते मौजूद हैं। ज़रिश फ़ौरन बोली थी, ज़री खामोश है, फैसला हम करेंगे। आगाजान गुस्से से बोले थे, दादू हैंडसम सॉरी टू से, पर आपने अपना फैसला करके देख लिया, क्या हुआ? हाँ, वो लोग हमारी बेटी को ठुकरा कर चले गए हैं। अब अगर आप ज़ोर ज़बरदस्ती इनको मना भी लेते हैं तो क्या सारी ज़िंदगी नूरा बिन इसके साथ रह पाएगी? तो सारे फैसले बड़े बच्चों की रजामंदी से करे तो आगे चलकर परेशानी ना हो, पर यहाँ तो बड़ों को लगता है कि बस एक बार जो रिश्ता तय हो गया, क़यामत तक इससे हिलना नहीं है। माफ़ कीजिएगा आगाजान, पर आपने सिर्फ अपनों की वजह से रिश्ता किया था, वरना इन लोगों में ऐसा क्या है जो हम अपनी प्यारी आपी इनको इनके असली लड़के के मत्थे मार दें। फिर भी अगर आपको लगता है कि आप अपनी चाह ठीक है तो फिर जो दिल करे कीजिए। ज़रिश इतना बोलकर खामोश हो गई थी, जबकि इसकी बात सुनकर वहाँ मौजूद हर शख्स हैरान हो गया था। किसी को इससे इतनी समझदारी की उम्मीद नहीं थी। फिर क्या करे पुत्र? आगाजान ने कदरे नरमी से पूछा था, आप नूर आपी की शादी शादत लाला से करते अच्छा है ना, घर की बच्ची घर ही रह जाएगी। ज़रिश ने चहक कर कहा, जबकि इसकी बात पर फातिमा बेगम ने इसे मशकूक नज़रों से देखा था। ठीक है, अगले जुम्मे पलवशा और फराज की शादी के साथ शाज़ल और नूर का और बाजिल और रमल का निकाह होगा। आगाजान ने कुछ सोच कर कहा था, जिसे सुनकर ज़रिश का दिल के वो भंगड़े डाले। क्या हुआ शाजी, आपने इस वक्त मुझे क्यों बुलाया है? नूरुलैन ने लॉन में आते हुए शाज़िल से पूछा था, जो कि इसी के इंतजार में खड़ा हुआ था। वह इस वक्त निकाह के जोड़े में थी, जिस पर शाज़िल इसे काफ़ी दिलचस्प नज़रों से देख रहा था। शादी मुबारक बेगम साहिबा, शाज़िल बोला था। खैर मुबारक, कब मैं जाऊँ? अरे यार, इतनी भी क्या जल्दी है, आराम से देखने तो दो। आपके चक्कर में किसी और ने देख लिया तो मारे जाएंगे। नूरुलैन के बोलने में शाज़िल ने गहरी सांस ली थी और जेब से एक डब्बी निकाल कर खोली। ये देखो, तुम्हारे लिए लाया हूँ। शाज़िल ने डब्बी इसके सामने की थी, जिसमें एक बारीक सी खूबसूरत सा नेकलेस था। मुंह दिखाई शादी पर देते हैं। ये मुंह दिखाई नहीं है, निकाह का गिफ्ट है तुम्हारे लिए। शाज़िल ने इतना बोलकर नेकलेस निकाल कर हाथ में पकड़ा दिया था। मैं पहनाऊं? शाज़िल के पूछने पर नूरुलैन ने नजर झुका ली, जिस पर शाज़िल ने आगे बढ़कर इसके गले में नेकलेस बना दिया। बहुत प्यारी लग रही हो। शाज़िल इतना कहकर इसका माथा चूमता पीछे हटा। इतने में ऊपर से शोर की आवाज़ आई थी। इससे पहले कि वो ऊपर देखता, बाजिल दराम से इस पर आन गिरा था। अगर नूरुलैन घबरा कर वहाँ से भाग गई थी। ओए कमीने, हट जा, मुझे सांस नहीं आ रहा। शाज़िल ने बाजिल को हटाते हुए कहा था, यार लाला, मेरी बीवी ने मुझे भगा दिया। बाजिल अफसोस से बोला था, और तूने स्पाइडरमैन की तरह एंट्री मार के मेरी बीवी को भगा दिया। शाज़िल ने गुस्से से कहा, फिर दोनों ही मुंह बनाए लॉन में बैठ गए थे। आज बारात का दिन था। पलवशा को फिरदौस बेगम ने सुबह ही आयशा और नमल के साथ पार्लर भिजवा दिया था। आज का फंक्शन मैरिज हाल में था। तकरीबन सभी तैयारियों में लगे हुए थे। हाँ भाई ज़री, बोलो, आज तुम्हारे दादू वाकई हैंडसम लग रहे हैं कि नहीं? आगाजान ने हाल में आते हुए ज़री से पूछा था। वो इस वक्त सफ़ेद शलवार कमीज पर काले रंग का कोट पहने हुए थे। ओए दादू हैंडसम, आज तो शादी में मौजूद सब आंटियों ने आपको ही देखना है, वल्लाह क्या गजब लग रहे हैं। ज़रिश ने सीटी धुन निकालते हुए आगाजान से कहा था, जिस पर बीजान ने से घूर कर देखा था। अब ऐसे भी कोई बात नहीं, बीजान ने मुँह बनाकर कहा। अरे आप तो बस चलती हैं हमारे हुस्न से, क्यों ज़री? आगाजान ने ज़रिश को देखकर कहा, जिस पर इसने फ़ौरन ताबेदारी से सर हिलाया था। बीजान मुँह बनाकर बाहर चले गए थे। इनके पीछे पीछे आगाजान और बाकी सभी आस्ते आस्ते चले गए थे। अब हाल में सिर्फ फातिमा बेगम, सुल्तान साहब और ज़रिश थे। उन्होंने ऊपर देखा, जहाँ से इनके चारों शहजादे उतरते हुए आ रहे थे। ब्लैक 3 पीस सूट पहने वो मर्दाना वजाहत का मुँह बोलता सबूत लग रहे थे। अरे भाई, शादी फराज की है, तुम सारे क्यों दूल्हे बन कर आ रहे हो? सुल्तान साहब ने मुस्कुराकर पूछा। और अपने बारे में क्या ख्याल है बाबा? क्या निकाह पक्का करवाने का इरादा है? शाहजहां ने सुल्तान साहब की तरफ झुककर राजदारी से पूछा था, जिस पर फातिमा बेगम ने से घूरा था। वो भी इस वक्त ब्लैक 3 पीस सूट में मलबूस थे, जबकि फातिमा बेगम ने ब्लैक कलर की साड़ी, बनारसी साड़ी पहन रखी थी, जबकि ज़रिश ने ब्लैक कलर की मैक्सी पहन रखी थी, जिसके साथ नफासत से किया गया मेकअप और नफीस ज्वेलरी में इन्हें मज़ीद निखार दिया था। चलो भाई, अब क्या इधर ही खड़े रहोगे? फातिमा बेगम के बोलने पर वो सभी बाहर चल दिए थे। क्या हुआ भाभी, आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? फातिमा बेगम ने परेशान सी खड़ी मुसर्रफ बेगम से पूछा था। बस फातिमा, हमारी गाड़ी ख़राब हो गई और हसन साहब भी फ़ोन नहीं उठा रहे। मुसर्रफ बेगम ने परेशानी से बताया। तो वानी जान, आप हमारे साथ चले ना? अच्छा रुको ज़रा, मैं बच्चियों को बुला लूँ। मुसर्रफ बेगम ने इतना बोलकर दोनों को आवाज़ देने लगी थी, जबकि हाइम की निगाहें तो दरवाजे पर ही टिक गई थी। थोड़ी देर बाद वो दोनों बाहर आई। सफ़ेद मैक्सी पहने जाना हाइम को इस वक्त वाकई कोई हुर्र ही लगी थी, जबकि शहीर ने भी एक नज़र नासरी को देखा था, जो कि पिस्ता कलर की मैक्सी में किसी भी तरह से जाना से कम नहीं लग रही थी। चले, शहीर के कहने पर मुसर्रफ बेगम फातिमा बेगम के साथ चल पड़ी थी, जबकि दूसरी गाड़ी में जाना ज़रिश और नाजरी पीछे बैठी थी, जबकि हाइम ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था। उसके साथ शहीर बैठा था। वो दोनों भाई मिरर से इन दोनों बहनों को देख रहे थे। यही हाल इन दोनों का भी था। लाला गाड़ी रोके ज़रिश ने एकदम बोलने पर हाइम ने फ़ौरन ब्रेक लगाई थी, जिस पर ज़हीर का सर डैशबोर्ड से टकराते टकराते बचा। क्या हुआ ज़री? हाइम ने परेशानी से पूछा था। लाला, वो मुझे गजरे लेने हैं। ज़रिश ने बाहर फूलों की दुकान को देखकर कहा, जबकि इसकी बात पर हाइम फ़ौरन गाड़ी से बाहर निकला था। ज़री, अभी मेरा सर फट जाता, शहीर ने कहा था। फटा तो नहीं है ना? नहीं, शहीर ने जवाब दिया। तो फिर खैर है, ज़रिश ने कहा, जबकि शाज़िल इसकी बेनियाज़ी पर अशश कर उठा था। लो ज़री, हाइम ने गजरों का शापर
زرش کی طرف بڑھایا تھا جس میں 4 سرخ گلابوں کے گجرے تھے اور صرف 2 سفید گلابوں کے گجرے تھے۔ لالا مجھے تو سرخ گلاب پسند تھا، یہ سفید والے کس کے ہیں؟ یہ تمہاری جان آپی کے لیے ہیں، ان کے ڈریس کے ساتھ ہی اچھے لگیں گے۔ حائم نے میرا سے اسے دیکھتے ہوئے کہا جس نے اس کے سب کے سامنے یوں بولنے پر نظر جھکا لی تھی۔ لے آپی، زرش نے گجرے اس کی طرف بڑھائے تھے جس نے ہچکچاتے ہوئے تھام لیے۔ وہ لوگ میرج ہال پہنچے تو سلطان صاحب پہلے ہی وہاں کھڑے ہوئے تھے۔ جانا اور نازلی مسرت بیگم کے ساتھ اندر بڑھ گئی تھی جبکہ پیچھے وہ سب اندر چل دیے تھے۔ جب انہوں نے ہال میں قدم رکھا تو بہت سی نظریں رشک و ستائش کے لیے ان کی جانب اٹھی تھی جو آج ایک ساتھ کھڑے بہت معتبر لگ رہے تھے۔ بے شک اللہ انسان کو وہاں سے نوازتا ہے جہاں اس کی سوچ میں نہیں جا سکتی۔ آج جو نگاہوں میں رشک لیے دیکھ رہے تھے کل انہی لوگوں کی نظروں میں سکارا تو نہ جانے کیا کیا کچھ تھا۔ انہوں نے بے شک عزت و ذلت رب کے ہاتھ میں ہے اور اگر وہ کسی کو نوازنا چاہے تو کون ہے جو اسے روک سکے۔ تھوڑی دیر بعد فراز پلوش شاہ کا ہاتھ پکڑے اسٹیج کی طرف آیا تھا۔ وہ آج گرے پینٹ کوٹ میں جبکہ پلوش شاہ نے سرخ رنگ کا کامدار لہنگا پہن رکھا تھا۔ سب نے داد دیتی نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ ان کی جوڑی واقعی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ دن تو جیسے پر لگا کر اڑ رہے تھے۔ ایک مہینہ ایک دن کے برابر گزر گیا تھا۔ ایک مہینے میں حائم نے خود پر کمال ضبط کر کے رکھا تھا۔ وہ مسکراتا تھا، سب کے ساتھ گھلتا ملتا تھا۔ بظاہر وہ سب کو ٹھیک لگ رہا تھا پر اندر سے اس کی ماں اور بہن اچھے سے واقف تھے۔ اتنے دنوں سے اس نے جانا کا سامنا نہیں کیا تھا۔ وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا اس لیے اسے بھاگ رہا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا ٹائی باندھتا تھا۔ اب اس کے ہاتھ بار بار کانپ رہے تھے۔ آج اسے اپنا ضبط ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا کیونکہ آج وہ دشمن جاں کسی اور کی ہونے والی تھی۔ تیار ہو کے وہ نیچے آیا۔ خالی ہال دیکھ کر باہر چل دیا تھا۔ باہر زرش، فاطمہ بیگم، مسرت بیگم اور حسن صاحب کھڑے تھے۔ اچھا حائم تم ابھی گھر پر ہی ہو؟ بیٹا ذرا جانا کو پارلر سے تو لے آؤ، ڈرائیور کو بھائی لے گئے ہیں اور زاویہ میرا فون نہیں اٹھا رہا۔ میں خود چلا جاتا پر مجھے میرج ہال پہنچنا ہے، حسن صاحب نے کہا جس پر وہ ٹھیک کہتا ہوا چل دیا تھا۔ پارلر کے باہر پہنچ کر اس نے اندر پیغام اٹھا دیا اور خود گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے قدموں کی آہٹ سنی تو مڑ کر دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا جہاں سے وہ وائٹ پنک کلر کے فراک میں ملبوس اپنا لہنگا اٹھائے چلے آ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر حائم کے دل میں ہلچل مچ گئی تھی پر وہ ضبط کر گیا۔ جہاں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو اپنے سامنے اسے دیکھ کر چونکی تھی۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی وہ اس کے روبرو کھڑی ہو گئی تھی جو کہ گرے پینٹ کوٹ پہنے سے ہی دیکھ رہا تھا۔ کتنی دیر وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر حائم نے آگے بڑھ کر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا جس پر وہ خاموشی سے بیٹھ گئی تھی اور ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ سارا راستہ وہ دونوں ایک دوسرے سے نظر چراتے رہے، ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ ہال پہنچ کے جانا باہر نکلی تو مسرت بیگم اور نازلی پہلے ہی وہاں پر کھڑی ہوئی تھی۔ وہ سیدھے اسٹیج کی طرف آئی تھی جہاں شاویز پہلے سے موجود تھا۔ اسے دیکھ کر اس نے اٹھ کر ہاتھ بڑھایا جس پر اس نے ایک نظر پاس کھڑے حائم پر ڈالی جو کہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، پھر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا جو کہ شاویز سے پہلے زاویہ نے تھام لیا تھا جس پر اس نے خاصی ناگوار نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ پہلے نکاح ہو جانے دو، پھر زاویہ نے اسے دیکھ کر کہا۔ حائم کی نگاہیں مسلسل اس پر ٹکی ہوئی تھی جو کہ اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد قاضی صاحب آ گئے تھے اور نکاح شروع ہوا تھا۔ جانا حسن شاہ آپ کا نکاح میر شاویز ولد میر عادل کے ساتھ 5 لاکھ روپے حق مہر بڑھایا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ قاضی صاحب کے بولنے پر اس نے ایک نظر حائم کو دیکھا جو سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا اور پھر ایک نظر پاس کھڑے زاویہ کو، پھر آہستہ سے لب کھولے۔ قبول؟ رک جاؤ، یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس سے پہلے کہ وہ بولتی ایک لڑکی اس کے ساتھ 4 سال کا چھوٹا سا بچہ تھا اسٹیج کے سامنے آ کر بولی تھی، کون ہو تم اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے روکنے کی؟ فاتح صاحب غصے سے گرجے تھے، میں کون ہوں؟ یہ سوال اپنے پوتے سے پوچھیں۔ اس لڑکے نے شاویز کی طرف اشارہ کر کے کہا جس پر سب کی نظر جمی ہوئی تھی۔ شاویز کون ہے یہ لڑکی؟ اصغر صاحب جو کہ اس کے چچا تھے انہوں نے پوچھا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ یہ کون ہے، شاویز نے کہا۔ ارے واہ، تو اتنا ڈر ہے تمہیں ان کا کہ اب تم مجھے بھی نہیں جانتے؟ بیوی ہوں میں اس کی اور یہ بیٹا ہے اس کا، یقین نہیں آتا تو یہ لے نکاح نامہ دیکھ لے۔ اس لڑکی نے ایک کاغذ فاتح صاحب کی طرف بڑھایا تھا جسے انہوں نے چپٹنے والے انداز میں تھاما اور دیکھنے کے بعد شاویز کی طرف بڑھے تھے۔ دادا جان، یہ لڑکی جھوٹ چٹا۔ شاویز کچھ کہنے والا تھا جب فاتح صاحب نے زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ یہ اسے زندگی میں پڑنے والا پہلا تھپڑ تھا۔ بغیرت اگر نکاح کر ہی لیا تھا تو یہاں یہ سارا تماشا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو نے ہماری عزت مٹی میں ملا دی، تو پہلے سے شادی شدہ تھا پھر بھی تو نے ہمیں رشتہ لینے بیچا تھا۔ فاتح صاحب غصے سے گرجے تھے، دادا جان میں بغیرت تیری ہمت کیسے ہوئی میری بہن کے ساتھ ایسا گھٹیا مذاق کرنے کی؟ دفعہ ہو جاؤ ادھر سے ورنہ میں جان لے لوں گا تمہاری۔ شاویز کچھ کہنے والا تھا جب ایک دم سے زاویہ نے اس کا گریباں پکڑ لیا تھا۔ زاویہ شاہ، مت بھولو کہ تم نے مجھے زبان دی تھی، شاویز چلایا تھا، مجھے میری بہن سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں ہے، اپنی زبان بھی نہیں۔ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ زاویہ غصے سے چیخا تھا، شاویز چلو ادھر سے ورنہ ہمارے گھر کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ فاتح صاحب نے اسے کہا تھا جس پر وہ ایک نظر انہیں دیکھا اور ایک نظر زاویہ کو دیکھا۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں میر شاویز،
से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। ज़ावेर इतना बोल कर बाहर निकल गया था। इसके पीछे इसके घर वाले भी निकल गए थे। जाना को नज़दीक ब्राइडल रूम में ले गई थी। अकबर शाह कुर्सी पर ठहर गए थे। बाबा साईं हिम्मत करें, हमारी इज्जत खाक में मिल गई है, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा है भले ही इनके धोखेबाज लोगों के असली सामने आ गई। आगा जान ने कहा था, पर अगर निकाह नहीं हुआ तो क्या इज्जत रह जाएगी? हमारे लोग समझेंगे कि लड़की में कोई ऐप था, हमारी बच्ची के किरदार पर उंगली उठेगी। अकबर शाह ने नमांग खोल से कहा था, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुमने इतने सालों से दोस्ती निभाई है तो तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें रुसवा होने दूंगा? जाना का निकाह होकर वो किसी वक्त होगा। आगा जान बुलंद आवाज में बोले थे, पर किससे? हाइम से। आगा जान ने जैसे फैसला सुनाया था, जिसे सुनकर पर शाह ने सुल्तान साहब को देखा था, जिन्होंने हाँ में सर हिलाए, जबकि हाइम को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। जाना चलो, बाबा साईं निकाह के लिए बुला रहे हैं। मुशर्रफ बेगम ने जाना से कहा था, मामा ने कहा किससे? जाना घबराई थी। अभी बाहर चलो, सब इंतजार कर रहे हैं। मुशर्रफ बेगम के बोलने पर चुपचाप बाहर चल दी थी। स्टेज पर भी वो नजर झुकाए बैठी रही थी। इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि सामने बैठे शख्स को नजर उठा कर देख सके। जाना हसन शाह का निकाह हाइम खानजादा वल्द सुल्तान खानजादा के साथ 5 लाख रुपए हक मेहर बढ़ाया जाता है कि आपको कबूल है? काजी साहब बोल रहे थे, पर वो हाइम नाम पर एटा की थी। इसने नजर उठाकर देखा कि जो मुस्कुराकर आंखों में उम्मीद लिए इसे देख रहा था। इसके देखने पर इसने होले से सर में हिला दिया था। कबूल है? जाना ने इसे देखते हुए कहा। आपको कबूल है? कबूल है। हाइम की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई थी। कबूल है, कबूल है। तीसरी बार कहने पर दोनों ने आंखें बंद करके खोली, जैसे खोई हुई सांसें वापस मिल गई हो। काजी साहब हाइम से पूछ रहे थे और वो मुस्कुराकर जवाब दे रहा था। जाना बस मुस्कुराकर उसका डिंपल देख रही थी, जो आज अंदर जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। हुजूर, आपके हुक्म के मुताबिक ज़ावेर शाह के पीछे बंदे लगा दिए हैं और इसके खास मुलाजिम भी खरीद लिए हैं। इसकी हवेली में इस पर हाथ डालना मुश्किल है, पर जैसे ही वो बाहर निकलेगा मेरे बंदे इसका काम तमाम कर देंगे। मलिक ने इतला दी थी। ठीक है, इससे निपट लो, फिर मैं इस वकील को देखता हूँ। शाहवेज से सारी बात सुनकर बोला था, जिसमें मलिक सर हिलाता चला गया था। अब चल, तुम्हें पता चलेगा मीर शाहवेज से दुश्मनी की क्या सज़ा है। शाहवेज तसव्वुर में ही से खत्म मुखातिब हुआ था। नाना जान, आप कितने कोई सेल्फिश इंसान हैं। आपने बताया नहीं कि आपके डेरे पर घोड़े भी हैं। जरिश ने दोनों बाजू कमर पर टिकाकर लड़ाका अंदाज में कहा था। हाँ है, क्यों? अकबर शाह ने पूछा था। मुझे घोड़ा सवारी करनी है। चले उठे, मुझे लेकर चले, अकेले कोई नहीं जाने देगा, और लाला भी घर पर नहीं है। जरिश ने मासूमी से कहा था, भाई हमें तो बहुत जोर की भूख लगी है, हम तो नहीं चल रहे, फिर किसी दिन चली जाना। अकबर शाह ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं, मुझे अभी जाना है, वरना मैं यहाँ से हिलूंगी भी नहीं। जरिश इतना देर बोलकर सहन के बीच में आलती पालती मार के बैठ गई थी। क्या हुआ? इधर उधर इधर धरना देकर क्यों बैठी है? सीढ़ियाँ उतरते ज़ावेर ने पूछा था। मिस्टर हिटलर, तुम अपने काम से काम रखो। दादा साईं, आप ही बता दें कौन से कीड़े ने काटा है इसे? ज़ावेर ने अकबर शाह से पूछा था। भाई जरी को डेरे पर जाकर घोड़ों की सवारी करनी है, पर हमें भूख लगी है, इसलिए हम इसे साथ नहीं लेकर जा सकते, इसलिए मुंह बना के बैठी है। अच्छा, वैसे मैं भी इधर ही जा रहा हूँ, चलना है? ज़ावेर के बोलने पर इसकी आंखें चमकी थी। जी बिल्कुल चलें। जरिश ने जल्दी से उठकर कहा था। एक शर्त पर। क्या? पहले बोलो प्लीज़। ज़ावेर के बोलने पर उसने ऐसे ही देखा था जैसे इसका दिमाग हिल गया हो। मैं बोलूँ, वो भी तुम्हें? जी बिल्कुल, मर कर भी नहीं तो फिर ठीक है, रहो इधर ही। ज़ावेर इतना बोलकर चल दिया था। ज़ावेर इसने पीछे से कहा था, प्लीज़। फिर बोलो प्लीज़, फिर बोलो नानू। इसके तीसरी दफ़ा बोलने पर इसने बड़ी भीख आवाज़ लगाई थी। अच्छा चलो। ज़ावेर के बोलने पर वो उसके साथ चल पड़ी। वैसे मुसाफिर, तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम बोलती हो तो सामने वाले बंदे का दिल करता है यहाँ तो तुम्हारा गला दबा दें, खुद किसी दरिया में छलांग लगा दे? ज़ावेर ने साथ बैठी जरी से पूछा था। हाँ, मैंने बहुत गौर किया है, और ये भी गौर किया कि सामने वाला बेहद ढीठ भी है। भाई अगर इतना दिल कर रहा है तो रोके क्यों हो? सीधा जाकर रावी में जाकर पूछा। नहीं, इतना हौसला कहाँ है आजकल के लोगों में? जरिश बोली थी। वैसे एक बात बताऊँ, तुम्हारे घर वाले आजिज़ नहीं आते तुम्हारी बकबक सुनकर? ज़ावेर ने पूछा। वो बहुत खामोश तबीयत का मालिक था, पर पता नहीं क्यों साफ़त से बात करने से अच्छा लगता था। नहीं, मेरे घर वाले बिल्कुल आजिज़ नहीं आते, बल्कि अगर मैं चुप कर जाऊँ तो सबको फिक्र होने लग जाती है कि कहीं मैं फोती तो नहीं होगी, क्योंकि जीते जी तो मैं चुप करने वाली चीज़ नहीं है। जरिश की बात पर इसने गौर से देखा था। ऐसे क्या देख रहे हैं? सामने देखकर चलाए ना, वरना इस उम्र में तुम्हारे अम्मी अब्बू कहाँ से नया बेटा पैदा करेंगे? अस्तगफुरुल्लाह। वैसे मैं देख रहा हूँ कि तुम सिर्फ मेकअप में ही प्यारी लगती हो, वरना हकीकत में तो आम सी हो। ज़ावेर ने मुस्कुराहट दबा कर कहा था। ओ मिस्टर, मैं नेचुरल ब्यूटी हूँ, मुझ जैसी हसीन लड़की पूरे ख़ानदान में नहीं मिलेगी। दिखाओ कोई एक लड़की जिसकी निकली आंखें और ना ही किसी के पास मुझ जैसा डिम्पल है। जरिश इत्मीनान से बोली थी। ये डिम्पल पर कैसी अकड़, ये तो अक्सर लोगों के पास होते हैं। ज़ावेर बोला था। हाँ, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे आपके पास भी हैं। हाँ है तो झूठे, अगर हैं तो दिखाओ, जब हंसूंगा तब देख लेना। लो जी, अब मैं क़यामत तक इंतज़ार करती रहूँ? अभी ऐसे मुझे अभी देखने हैं। तुम्हारे इंतज़ार में बैठी रही तो ये हसरत कब्र में ले कर जाऊँगी। अच्छा बाबा देख लो। ज़ावेर इतना बोलकर मुस्कुराया। जरिश ने देखा इसके दोनों गालों पर डिम्पल थे। ये चीटिंग है। मेरी मामा और तुम्हारे पापा सगे बहन भाई हैं, फिर ये नाइंसाफ़ी कि मुझे एक डिम्पल मिला और तुम जैसे बंदर को दो। जरिश ने रोनी सुर बनाकर कहा था। भाई बस भाई, ये तो इंसाफ की बात, नसीब की बात है।
है, पर तुम क्या जानो, तुम्हारी तो किस्मत ही खराब है। ज़ाविया ने से मज़ीद चिढ़ा था, इसका फूला हुआ मुँह देख के उसे मज़ा आ रहा था। तुम हो के पैदाइशी बदनसीब, मेरा तो किस्मत पैदाइशी तौर पर शहज़ादियों जैसी है और देखना कोई शहज़ादा ही आएगा मेरे लिए। वो एक अदा से बोली थी, हाँ जी शहज़ादा ही आएगा, वो भी कोई ख़ाफ का। ज़ाविया इतना बोलकर हंसने लगा था। पहली बार सरिश ने उसे हंसते हुए देखा था, वरना वो बहुत संजीदा मिजाज था। वो भी तुमसे बेहतर होगा। वो चलकर बोली थी, तो फिर मैं मुझसे ही काम चला लो। ज़ाविया ने इसकी तरफ देखकर मायने खेजी से बोला, फिर इसका ध्यान सामने था। ज़ावी सामने देखे, सरिश के बोलने पर इसने सामने देखा, जहाँ 3 लोग मुंह पर कपड़ा बांधे हाथों में पिस्टल पकड़े खड़े हुए थे। किन्ने देखकर ज़ाविया ने गाड़ी रोकी, जिस पर वो तीनों इसकी तरफ बढ़े थे। ज़ावी बाहर मत आना, ज़री बाहर मत आना। ज़ाविया इतना बोलकर बाहर निकल गया था। वो जल्दी में लगते हो ज़ाविया, आशा रुको, अभी तुम्हें हमेशा के लिए फारिग कर देते हैं। एक आदमी ने कहकर पिस्टल की जानिब उठाई थी। रुको रुको 1 मिनट डाकू भाई, इस तरह मज़ा नहीं आ रहा है, काम करो। एक और डायलॉग बोले और इस फारिग आदमी को भी कुछ बोलने थे। इसी तरह तो फिल्मों में होता है, विलन और हीरो 1.5 घंटा आपस में बक करते रहते हैं, फिर इन्हें याद आता है कि उन्होंने लड़ना भी था। वो आदमी गोली चलाने ही वाला था जब एकदम से ज़रिश बाहर निकल कर बोल उठी थी, ये कौन है? दूसरे आदमी ने पूछा। इसे अरे पकड़ो, इसे भागने ना देना, इसके साथ इसे भी यही मार देते हैं। पहले आदमी ने कहा था, अरे मुझे भी आपको इसको मारने का हुक्म दिया गया है ना, तो मुझे मारकर आपने कौन से ज़्यादा पैसे मिल जाने हैं, उल्टा एक गोली ज़ाया होगी। ज़रिश तहमुल से बोली थी, हाँ भाई लड़की ठीक कह रही है, हम सिर्फ इसको ही मारते हैं। तीसरे आदमी ने ज़ाविया को देखकर कहा था, हम ठीक है। पहले आदमी ने बोलकर पिस्टल ज़ाविया पर तानी थी। रुके 1 मिनट, आप क्या इन्हें इधर ही मार देंगे? हाँ क्यों? अरे इस जगह से तो 1 आधे घंटे में ही कोई इन्हें उठा कर ले जाएगा, क्योंकि मैंने इनको मरता देखकर बेहोश हो जाना है, तो ऐसे में मज़ा नहीं आएगा। ज़रिश बोली थी, तो फिर क्या करें? आपको एक काम करें ना, किसी खुफिया जगह पर ले जाएं, फिर मारे, ताकि इनके घर वालों को कुछ मुश्किल तो हो उन्हें ढूंढने में। ज़रिश के बोलने पर वो सोच में पड़ गया, जबकि ज़ाविया मुसलसल से घूर रहा था, जिस पर वो उसे खामोश रहने का इशारा कर रही थी। ठीक है, इस तरह तो बॉस भी खुश हो जाएंगे, चलो इसे फार्म हाउस लेकर चलते हैं। दूसरा आदमी बोला था, हाँ ये ठीक है, लेकर चलते हैं। ज़रिश इतना बोलकर आगे बढ़कर गाड़ी में बैठ गई। तुम किधर? दूसरा आदमी बोला था, क्या मतलब? मुझे भी साथ लेकर जाएं, वरना अगर मैंने जाकर पुलिस को इतला दे दी तो मसला हो जाएगा ना। ज़रिश ने जैसे इसकी अक्ल पर मातम किया था। बिल्कुल लड़की ठीक कह रही है, इसे भी साथ लेकर चलो। वैसे एक बात कहूँ, मुझे ना ये वाले भाई सबसे समझदार लगते हैं। देखो ना कैसे पास वाले, यही पर्सनैलिटी और शक्ल से ही ख़ानदानी डाकू लगते हैं, है ना ज़ावी? ज़रिश ने बोलकर ज़ाविया से पूछा, जिसने मजबूरन हाँ में सर हिला दिया था, जबकि इस आदमी का चौड़ा सीना हो गया था। चलो चलें। पहले आदमी के बोलने पर सब गाड़ी में बैठ गए थे। वैसे डाकू भाई, अगर आप माइंड ना करें तो मैं अपने लाला को फ़ोन करके बता दूँ, वरना वो परेशान होंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसे तो उन्हें पता लग जाएगा, गाड़ी चलाता दूसरा आदमी फ़ौरन बोला, जबकि ज़ाविया बस खामोशी से सहाफ़त की कार्रवाई देख रहा था। आप तो चुप करें, आप बोझ हैं क्या? मैंने डाकू भाई से पूछा है, आपसे नहीं। वैसे भी यहाँ सिर्फ डाकू भाई का ऑर्डर चलता है। क्यों डाकू भाई? ज़रिश ने बोलने पर वो आदमी मज़ीद चौड़ा हो गया था। हाँ ठीक है, तुम कर लो फ़ोन। पहले आदमी के बोलने पर उसने जल्दी से शाहज़ादा नंबर मिलाया था। हाँ ज़री बोलो, क्या हुआ? शाहज़ादा ने कॉल रिसीव करते पूछा था, लाला वो हम ना ज़रा सा अगवा हो गए हैं, बस यही बताना था। ज़रिश ने आराम से बताया, जबकि दूसरी तरफ शाहज़ादा का सांस रुक गया था। क्या किसने किया है? शाहज़ादा एकदम उठा और इस वक्त वो पुलिस स्टेशन में था। लाला दो बेवकूफ़, एक नहायत ज़हीन डाकू भाई ने। ज़रिश के बोलने पर इस आदमी ने मूँछों को मरोड़ना शुरू कर दिया था। अरे मेन बंदा कौन है? किसके ऑर्डर पर है? शाहज़ादा ने बेचैनी से पूछा था। 1 मिनट में पूछती हूँ। डाकू भाई, आपको किसने ऑर्डर दिया है हमें अगवा करने का? मीर शावेज़ ने। अच्छा लाला, मीर शावेज़ के ऑर्डर पर। अपना ये हमें एक फार्म हाउस पर लेकर जा रहे हैं, आप परेशान मत होइएगा। ज़रिश ने इतना बोलकर कॉल काट दी थी, जबकि दूसरी तरफ शाहज़ादा से हाइम को कॉल करने में लाने लगा था। हाँ बोलो शाज़ी, क्या हुआ? हाइम ने जाना के हाथ से पानी का गिलास लेकर पूछा। लाला, ज़रिश को मीर शावेज़ ने अगवा कर लिया है, शाहज़ादा ने पूरी सांसों के साथ बताया था, जबकि इसकी बात सुनकर हाइम के हाथ में मौजूद पानी का गिलास चंद से टूट गया था। पता करो वो कहाँ पर है। हाइम ने तब बोलकर फ़ोन रख दिया, जबकि कांच टूटने की आवाज़ पर सभी इसकी जानिब मुतवज्जह हुए थे। हाइम आपके हाथ से खून निकल रहा है। जाना ने इसका हाथ पकड़ कर कहा, पर वह अनसुनी करता उठ खड़ा होता तेजी से कमरे में गया और थोड़ी देर में हाथ में गन पकड़े बाहर आया था। हाइम, क्या हो गया? किधर जा रहे? सुल्तान साहब ने इसे रोककर पूछा था, जिसकी आंखें खून झलकाने की हद तक सुर्ख हो रही थी। ज़री को मीर शावेज़ ने अगवा कर लिया है। हाइम तब बोलकर बाहर निकल गया था, जबकि इसकी बात पर शहीर और बासिर भी तेज से बाहर को लिपके थे, जबकि फातिमा बेगम का हाथ बेख्तियार सीने पर गया था। इससे पहले कि वो गिरती जाना और नूरुल्लाह ने आगे बढ़कर उन्हें थामा था, पूरा खाना वेलाम में एकदम से फैशन से फैल गई थी। अब आप इसे मार दें, क्योंकि यहाँ से तो इसे इसके घर वाले नहीं ढूंढ सकते। दूसरे आदमी ने कहा था। अरे इतनी भी क्या जल्दी है? पहले अपने बॉस को फ़ोन कर इन्हें यहाँ बुलाएं और इनके सामने से मारे, ताकि वो भी खुश और आपको भी ना मिले। ज़रिश के बोलने पर पहला आदमी फ़ौरन बाहर निकल कर फ़ोन लेकर चल पड़ा था। वैसे मैंने हिसाब लगाया, आप दोनों की भी हमारी तरह की कोई इज्जत नहीं है। ज़रिश ने इन दोनों को देखकर अफसोस से कहा था, क्या मतलब? मतलब यही कि काम तो आप दोनों भी इतना ही करते हैं, पर सारा क्रेडिट डाकू भाई को मिल रहा है। अब भी देखे फ़ोन करने को चले गए हैं, फ़ोन पर कहेंगे कि मैंने जान पर खेल के ने अगवा किया है, वगैरह वगैरह। आप दोनों को क्या मिलेगा? ज़रिश के बोलने पर इन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। इतने में पहला आदमी वापस आया था। मैंने साईं को कह दिया है, वो जल्दी यहाँ आ जाएंगे। वो ये भी बता दिया है कि मैंने फार्म हाउस पर ले आया हूँ, इस आदमी ने बताया, जिस पर ज़रिश ने आंखें भटकाई थी,
से कहना चाह रही हो? कहा था ना, सिर्फ तुम लाए हो या हम भी शामिल थे? तीसरे आदमी ने पूछा। क्या मतलब? पहले आदमी ने नासमझी से पूछा। तो मतलब ये कि काम हमने मिलकर बराबर का किया है, तो तारीफ सारी तुम क्यों समेटो? दूसरे आदमी ने कहा था कि अरे क्या मतलब, सारा आइडिया तो डाकू भाई का था ना। सुना तुमने, अब चुप करो। पहला आदमी रौब से बोला था। पर जरी पैसे तो सबको बराबर मिलेंगे ना? जावेर बोला। वो इसकी गेम समझ गया था। अरे क्यों? डाकू भाई बॉस हैं, इनको ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए। बिल्कुल नहीं, हमें भी बराबर पैसा मिलेगा। देखो जरी जावेर कैसे चीख रहा है। भला मिस्त्री और मजदूर की तनख्वाह एक जैसी होती है? जरीश ने कहा था। कैसे गले को आ रहा है? अगर कोई मेरे सामने ऐसे बोलता तो मैं एक रख थप्पड़ मारता। जावेर के बोलने पर पहले आदमी ने गुस्से से दूसरे आदमी को देखा और अगले ही लम्हे चटाखा उफल्ला सीधा थप्पड़ ही मार दिया। अगर कोई मुझ पर हाथ उठाता तो मैं सीधा इसके सर में डंडा मार देती। जरीश के बोलने पर दूसरे आदमी ने पास पड़ा लकड़ी का डंडा उठाकर पहले आदमी के सर पर दे मारा। अरे क्या कह रहे हो? तीसरे आदमी ने इन्हें छुड़वाना चाहता। अगर कोई मेरे मामले के बीच में आता तो मैं इसकी टांगें तोड़ देता। जावेर के बोलने पर दूसरे आदमी ने वही डंडा खींचकर तीसरे आदमी की टांगों पर दे मारा था, जिससे वो चीखता और नीचे गिरने लगा। इतने में जावेर ने पीछे से एक ईंट पकड़कर खींचकर दूसरे आदमी के सर पर दे मारी थी, जिससे वो चंद लम्हों में बेहोश हो गया। जरीश ने आगे बढ़कर इन सब की पिस्टल पकड़ी थी। वैसे मानना पड़ेगा, तुमने कमाल कर दिया। जावेर ने मुस्कुरा कर कहा था। बस क्या करें, दुनिया बेवकूफ़ से भरी पड़ी है। जरीश ने बाल चटकर वो दोनों हंस पड़े थे। इतने में इन्हें बाहर टायरों की आवाज़ सुनाई दी थी। लो जी, मुर्गा आ गया है, चलो मिलकर इसका कीमा बनाते हैं। जावेर के कहने पर दोनों एक ही पिलर के पीछे छुप गए थे। मलिक, तुम्हारे बंदों से एक काम ठीक से नहीं हुआ, यहाँ क्यों बुलाया है? उन्होंने सीधा सदा मार क्यों नहीं दिया इनको? शावेज गुस्से से चलते हुए मलिक पर बरस रहा था कि इतने में इसकी नज़र लहूलुहान बेहोश पड़े अपने आदमियों पर पड़ी थी। ये क्या? और ये जावियार की तरह? शावेज ने पूछा था। हुजूर, लगता है वो लोग भाग गए हैं। मलिक इन तीनों को देखते हुए कहने लगा था। पीछे जाओ, इसकी आज वो जिंदा नहीं घर जाना चाहिए। शावेज तकरीबन चीखा था, जिस पर मलिक जल्दी से बाहर भाग गया। पीछे इसने गुस्से से कुर्सी को ठोकर मारी थी। चीची, इतना गुस्सा ठंडे हो जाओ, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। जावियार की आवाज़ पर झटके से मुड़ा, जहाँ से इन पर बाजू लिपटे खड़ा होता। तुम जिंदा नहीं बचोगे। शावेज ने इतना बोलकर गन इस बताने से पहले वो फायर करते एक हील हवा में उड़ती हुई आई थी और सीधा इसके हाथ पर लगी थी, जिससे इसके हाथ से गन छूटी थी। जाविया ने मौके का फायदा उठाते हुए एक मुक्का खींचकर इसके मुंह पर मारा था, जिससे वो लड़खड़ाया था और पीछे घूमा। इससे पहले वो गिरता एक निशानी हाथ में से बालों से पकड़कर शावेज ने नजर उठाकर देखा तो सामने जरीश मुस्कुराकर से बालों से पकड़े खड़ी थी। इससे पहले वो कुछ समझ पाता, चटाक ही मेरी भाभी पर नजर रखने के लिए जरीश ने जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर चढ़ा था, जिस पर एकदम घूमा। जाविया ने आगे बढ़कर से पकड़ा था, चटाक कि मेरी बहन पर नजर रखने के लिए। जाविया के थप्पड़ मारने पर वो वापस जरीश के पास आया था। ये मुझे अगवा करने के लिए। वो फिर घूमकर जावेर के पास आया। ये मुझे भी अगवा करने के लिए, ये मेरा प्लान कैंसिल करवाने के लिए। जरीश ने थप्पड़ फिर से मारा और ये जरी का प्लान कैंसिल करवाने के लिए। जावेर ने फिर से थप्पड़ मारा था। ये मेरे हिटलर कज़न को मारने की कोशिश के लिए, ये मेरी आफत प्लस कज़न को मारने की कोशिश के लिए। वो दोनों बारी बारी से थप्पड़ चढ़ रहे थे और शावेज का इन थप्पड़ों से बुरा हाल हो चुका था। जरी इतने में हाइम अंदर दाखिल हुआ था। पुकारा इसके पीछे शायद जहीर और बाजिल भी थे। लाला, मैं इधर हूँ। जरीश के आवाज़ पर चारों भाग के इधर आए थे, जहाँ वो सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। इनको देखकर इसके चारों भाई ने इसे खुद में बीच दिया था, ऐसे कि वो अब इन चारों के बिल्कुल दरमियान में थी। तुम ठीक हो ना? चारों बारी बारी इसका माथा चूमते हुए वो पीछे हुए थे। हाँ के बोलने पर इसने हाँ में सर हिला दिया। जाविया पास खड़ा मुस्कुरा कर देख रहा था। इसका ध्यान पीछे दरवाजे पर गया, जहाँ मलिक जरीश का निशाना लिए खड़ा था। जरी जाविया चीखा था, पर इतने में मलिक ने गोली चला दी, पर जरीश की बजाय हान के बाजू पर लगी थी। लाला, जरीश चीखी थी, जबकि शहीर और बाजू ने इसके गिर्द हिसार बना लिया था। हान बाजू पर हाथ रखे जब्त करने की कोशिश कर रहा था। इतने में मलिक ने फिर जरीश पर गोली चलाई, जो कि शाहजहां ने अपने कंधे पर सहेली थी। जाविया ने शावेज के पास पड़ी गन उठाकर मलिक पर फायर किया था, जो कि सीधा इसके सर पर लगा था। वो एकदम से जमीन पर हुआ था। लाला, अब दोनों ठीक है? जरीश ने इन दोनों के खून से लथपथ बाजुओं को देखकर पूछा। अपने भाई को इस हाल में देखकर इसकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। जरी, मेरी जान फिक्र मत करो। लाला ठीक है। शहीद ने सीधे सटी थी। इन दोनों की हालत अभी भी परेशान कर रही थी, पर इससे ज़्यादा इस जरीश के आंसू तकलीफ दे रहे थे। लाला, जल्दी से अस्पताल ले जाएं, बहुत खून बह रहा है। बाजुर के बोलने पर दोनों अस्पताल के लिए रवाना हो गए। रात के तकरीबन 12 बजे वो लोग खानवेला पहुंचे थे, जहां वो दोनों हवेलियों के अफराद उनके मुंतज़िर थे। जरी, जावियार, फातिमा बेगम और फौजिया बेगम ने इनको आता देखकर जल्दी से सीने से लगाकर इसका माथा चूमा था। उफ अल्लाह, अम्मी बस भी करे, कश्मीर फतह करके नहीं आ रहा मैं। जाविया झंझला को बोला था। हाय अम्मी, बस करे, वरना आपके इस कदर प्यार पर मुझे हार्ट अटैक आ जाना है। जरीश बोली थी। अल्लाह ना करे, अल्लाह तुझे मेरी भी उम्र लगा दे। पेट जाने से फातिमा बेगम से अलग करती अपने साथ लगाकर बोली थी। अब क्या फ़ायदा, आपने तो अच्छी खासी अपनी उम्र गुजार ली, अब तो सिर्फ मौत वाला ऑप्शन रह गया है, वो भी आप खुद ही कर लें। जरीश के बोलने पर भी जाने से बुरा था, जबकि बाकी सबकी हंसी निकल आई थी। लड़की वाकई आफत थी। अरे आप अभी तक जाग रहे हैं, सोए नहीं जाना? तकरीबन 1 बजे कमरे में दाखिल हुई तो हाइम को सोफे पर लैपटॉप पर खोले बैठा देखकर पूछा था, जबकि इसकी बात पर हाइम ने जवाब देना तो दूर से देखा तक नहीं था। हाइम जानने से खामोश थे, पाकर इसका
اس نے انسنا کر دیا، جس پر وہ خاموشی سے اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھی تھی۔ ہائم کیا ہوا ہے؟ آپ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ جانا نے اسے دیکھ کر پوچھا تھا جو اگنور کیے لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ ہائم مجھ سے ناراض ہیں؟ ہائم میری طرف دیکھے تو جانا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے جانب کیا تھا۔ ہائم اگر آپ نہ بولے تو میں بتا رہی ہوں، میں نے رونا شروع کر دینا ہے۔ مل کے فرصت تمہیں نن سے، مجھے تو لگا تھا آج رات تم ادھر ہی قیام کرو گی۔ ہائم کے بولنے پر اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ اللہ، میں تو ڈر ہی گئی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ جانا کے بولنے پر اس کے ماتھے کے بالوں میں اضافہ ہوا تھا۔ تمہارے نزدیک میری ناراضگی کوئی اہمیت نہیں رکھتی تو ایسے ہی ریئیکٹ کر رہی ہو جیسے میرے ناراض ہونے سے تمہیں فرق نہیں پڑتا، اور ایک میں ہی پاگل ہوں جو اتنی رات بیٹھا تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ ہائم نے غصے سے بول کر منہ موڑ لیا، جس پر جانا نے مسکرا کر اپنے شوہر کو دیکھا جو کہ اس وقت کوئی بچہ ہی لگ رہا تھا۔ اس نے ہولے سے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما اور سر اس کے کندھے سے ٹکا دیا تھا۔ ہائم تھوڑی دیر بعد جانا نے اسے پکارا، وہ منہ موڑے بیٹھا تھا۔ سوری، پاس رکھو اپنی سوری، لہجہ خفا تھا۔ پلیز اس دفعہ معاف کر دیں۔ نہیں، اس کا لہجہ اسپاٹ ہوا پر جانا نے اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگایا، جس پر ہائم نے چونکے سے دیکھا ماتھے کے بل ایک دم سے غائب ہوئے تھے۔ سوری، اس کے دیکھنے پر دھیرے سے کہا تھا، تم مجھے بالکل وقت نہیں دیتی۔ آئندہ دوں گی پکا، اگر آئندہ مجھے تم سے اس قسم کی کوئی شکایت ہوئی تو میں بتا رہا ہوں، میں نے دوسری شادی کر لینی ہے۔ پھر تم بیٹھی رہنا اپنی ساس و نند کے پاس اور تمہاری سوکن مجھے ٹائم دے گی۔ ہائم نے مسکراہٹ چھپا کر کہا، جس پر جانا نے زوردار چپڑ اس کے بازو پر دے ماری تھی۔ ہائم کیا ہوا ہے آپ کو؟ جانا نے اس کے چہرے پر تکلیف دے کر کہا تھا، کچھ نہیں، بس چھوٹی سی چوٹ آئی ہے، تم پریشان نہ ہو۔ ہائم نے اس کا چہرہ دیکھ کر کہا تھا، ہٹے مجھے دیکھنے دیں۔ اتنا کہہ کر اس نے آستین اوپر کی تھی۔ ارے بول رہا ہوں نا چھوٹی سی چوٹ ہے، ہائم نے کہہ کر اس کا ہاتھ تھامنے چاہے پر اس نے جھٹک کر اس کی پوری آستین اوپر کی تھی۔ ہائم سچ سچ بتائیں کیا ہوا تھا آپ کو؟ جانا نے اس کے ہاتھ پر پٹی بندھی دے کر نرم لہجے میں پوچھا تھا، کچھ نہیں، بس ذرا سی چوٹ ہے، سچ بتائیں۔ گولی لگی ہے۔ گولی؟ جانا نے حیرت سے اس کا لفظ دہرایا تھا اور اگلے لمحے اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے تھے۔ رو کیوں رہی ہوں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، بس چوٹ چھو کر گزری ہے، ڈاکٹر سے میڈیسن لے کر آیا ہوں، انشاءاللہ جلدی ٹھیک ہو جاؤں گا۔ پلیز رونا بند کرو۔ ہائم نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھر کر کہا تھا، پکا نا؟ جانا نے روتے ہوئے پوچھا تھا، جس پر ہائم نے مسکراتے ہوئے اسے ہاتھ ساتھ لگایا۔ ماما یا کسی اور کو مت بتانا، خواہ پریشان ہوں گی۔ ہائم کے بولنے پر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ اتنے میں باہر ایک دم سے شور اٹھا تھا، یا اللہ خیر، اس گھر میں 2 منٹ کی پرائیویسی نہیں مل سکتی۔ ہائم تعصب سے کہتا ہوا باہر چل دیا تھا، جبکہ وہ بھی اس کے پیچھے مسکراہٹ ضبط کرتی چلتی۔ بڑی بھی مجھے بھی شادی کرنی ہے، سب کر رہے ہیں۔ زاویہ یاسمین بیگم کے پاس بیٹھ کر بولا تھا، سوچ لے، لڑکی پوری آفت ہے۔ بعد میں نہ کہنا، ان کے کہنے پر اس نے چونک کر انہیں دیکھا تھا، اور یہ بھی دیکھ لے کہ لڑکی کے 4 بھائی ہیں، وہاں پھینکیں گے جہاں سے تیری روح بھی نہیں واپس آئے گی۔ بڑی بی کے کہنے پر مسکرا دیا تھا، اور ہاں، وہ کہتی نہیں ہے، سیدھا کر گزرتی ہے۔ بڑی بی نے مزید کہا، تو پھر آپ بھی کر گزریں۔ زاویہ نے کہا تھا، ٹھیک ہے، آج شام میں جاؤں گی سب ہم تیرے لیے موت کا فتویٰ لینے۔ اب ڈرائیں تو نہ، جو ڈر گیا وہ مر گیا، اور جو رشتہ لینے گیا وہ تو کام سے گیا۔ بڑی بی نے مسکرا کر کہا تھا، اب بھی اس آفت کا اثر ہو گیا ہے؟ زاویہ بولا تھا، بالکل، اب تجھ پر بھی ہو جائے گا۔ بڑی بی مسکرا کر کہتے چلی گئی تھی، جبکہ پیچھے اپنی سلامتی کی دعا کرنے لگا۔ ہیلو مس آفت۔ زرش آواز پر پلٹی تو پیچھے زاویہ کو سی گرین شلوار قمیض میں کھڑا پایا تھا، جس پر اس کی سبز آنکھیں سفید رنگ کا اسے مزید پرکشش بنا رہی تھی۔ ہیلو مسٹر ہٹلر، کیسے ہیں؟ زرش نے مسکرا کر پوچھا، الحمدللہ، آپ کے منتظر ہیں، ویسے بہت پیاری لگ رہی ہو۔ زاویہ نے مسکرا کر کہا تھا، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پتا ہے کہ میں واقعی بہت پیاری لگ رہی ہوں۔ زرش نے ایک ادا سے کہا تھا، ویسے میرا دل چاہ رہا ہے شادی کو۔ زاویہ نے مسکین سی شکل بنا کر کہا تھا، تھوڑا صبر کر لیں، ہو جائے گی شادی۔ نہیں، مجھے ابھی کرنی ہے، دیکھو سارے کر رہے ہیں۔ زاویہ نے رونی صورت بنا کر کہا تھا، اچھا چلو پھر چل رہے ہیں۔ زرش نے اتنا بول کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اسٹیج کی جانب لیے چل پڑی تھی۔ چلے قاضی صاحب، نکاح شروع کروائیں۔ زرش نے زاویہ کو ساتھ بٹھاتے ہوئے کہا تھا، کیا شروع کرنا ہے بیٹا؟ قاضی صاحب نے ناسمجھی سے پوچھا تھا۔ ڈسکو ڈانس شروع کرنا ہے۔ استغفراللہ، میں ایسے کام نہیں کرتا۔ ارے نکاح پڑھائیں۔ پر نکاح تو پڑھ چکا ہے، قاضی صاحب نے کہا تھا، تو دوبارہ پڑھائیں، ہمیں مزہ نہیں آیا۔ زاویہ نے بولا، باقی سب حیرت سے اس کا بدرہ انداز دیکھ رہے تھے۔ بھائی نکاح تھا یا کوئی فلم تھی جو تمہیں مزہ نہیں آیا؟ قاضی صاحب نے غصے سے پوچھا، اگر ہم دونوں کا نکاح پڑھائیں؟ زرش کے بولنے پر سر ہلاتے نکاح پڑھانے لگے۔ زرش خانزادہ سلطان خانزادہ، آپ کا نکاح زاویہ شاہ ولد حسین شاہ کے ساتھ 10 لاکھ روپے کا مہر پڑھایا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ قاضی صاحب کے پوچھنے پر وہ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ ذریعہ بولو۔ فاطمہ بیگم نے غصے سے کہا تھا، ذریعہ کیا سوچ رہی ہو؟ میں سوچ رہی ہوں کہ کوئی سیکنڈ آپشن ہے۔ نہیں، جواب زاویہ نے دیا تھا، یعنی تم لاسٹ پیس ہو؟ ہاں، زاویہ نے جواب دیا۔ اچھا، قبول ہے۔ اس نے گہرا سانس لے کر کہا تھا، آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے۔ ارے کیا لکھ کر دوں؟ جب بولا ہے نا قبول ہے تو قبول ہے، بس کرے کیا حفظ کروا رہے ہیں؟ زرش کے بولنے پر قاضی صاحب جلدی زاویہ سے پوچھ کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد کھانا سرو اور اس کے بعد رخصتی ہوئی۔ مسز، اگلی باری آپ کی ہے۔ زاویہ نے اس کے کان کے پاس جھک کر کہا تھا، جی جی ڈیئر ہسبینڈ، مجھے پتا ہے، آپ بس اپنے دن گننا شروع کر دیں۔ زرش نے کہا، تم واقعی ہی آفت ہو۔ زاویہ تعصب سے بولا تھا۔
آج کا دن خانویلا میں عید کے دن کے برابر تھا، کیونکہ آج حویلی کی آفت کی رخصتی تھی اور ساتھ میں اس کے 4 بھائیوں کا ولیمہ بھی، جو کہ زرش کی فرمائش پر تھا۔ سب تیاریوں سے فارغ ہو کر وہ چاروں بھائی اپنی اپنی بیوی اور بہن کو پک کرنے چلے گئے تھے۔ ابھی وہ چاروں کھڑے ہی انتظار کر رہے تھے جب انہیں پیچھے سے ہیل کے ٹریکٹر کی آواز سنائی دی تھی۔ انہیں مڑ کر دیکھا تو محظوظ رہ گئے، جہاں وہ چاروں سلور میکسی پہنے آ رہی تھی، جبکہ زرش ان کے درمیان ریڈ میکسی پہنے چلی آ رہی تھی۔ ماشاءاللہ، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ حائم نے محبت سے کہہ کے اس کا ماتھا چوما تھا۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے، ہمیشہ خوش رکھو، خوشیاں دیکھو۔ شاہزادے نے کہہ کے اس کا ماتھا چوما تھا۔ اللہ غموں کو ہمیشہ تم سے دور رکھے، سدا ہنستی رہو۔ شہین نے اسے دعا دے کے اس کا ماتھا چوما۔ اللہ تمہارے شوہر کی عمر دراز کرے، جس کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ بازر کے کہنے پر اس نے کھینچ کر تھپڑ اس کے بازو پر مارا، باقی سب ہنسنے لگے تھے۔ زاویہ کمرے میں داخل ہوا تو آرام سے بیڈ پر بیٹھی موبائل کو دیکھتی ہوئی امرود کھا رہی تھی، پر اسے دیکھ کر اسے حیرانگی نہیں ہوئی تھی۔ اگر وہ عام دلہنوں کی طرح بیٹھی ہوتی تو ضرور حیرانگی ہوتی۔ ہم وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ کے گلا کنگالا تھا۔ کیا اس نے آئیبرو اچکائے تھے؟ مجھے بھی تو۔ زاویہ نے امرود کی طرف اشارہ کیا۔ پہلے میری منہ دکھائی۔ زرش کے بولنے پر اس نے ایک ڈبی نکال کر اس کے سامنے رکھی تھی۔ نائسا، پہنا بھی دو، زرش نے پائل دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس پر زاویہ نے اسے پائل پہنا دی۔ اب ہٹو، مجھے سونا ہے۔ زاویہ اتنا بولتا لیٹ گیا تھا، پر زاویہ مجھے بھی نیند نہیں آ رہی، زرش نے آنکھیں بھڑکا کر کہا، جس پر زاویہ نے اس کا ماتھا چوما تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم چینج کر لو، جاگو، میں سو رہا ہوں۔ زاویہ اتنا بول کر لیٹ گیا تھا، جبکہ وہ چینج کر کے ناول پڑھنے لگی۔ ابھی زاویہ کی آنکھ لگی ہی تھی کہ ایک دم سے زرش کے رونے کی آواز پر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ وہ اس کے پاس ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ زری، کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ زاویہ نے اس کا ماتھا، ہاتھ، چہرہ چوم کر پوچھا تھا۔ نازش کو مارا، زرش نے روتے ہوئے بتایا تھا۔ کس نے؟ براق نے۔ کون براق؟ نازش کا شوہر۔ کون نازش ہے؟ وہ جھنجھلا گیا تھا۔ ناول کی ہیروئن ہے۔ زرش کے بولنے پر اس نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ اللہ پوچھے تمہیں زری، تم نے اس کے لیے میری نیند خراب کی؟ زاویہ اتنا بول کر واپس لیٹ گیا تھا، تم میرا دکھ نہیں سمجھ سکتے، میں چلی اپنے لالا کو بتانے۔ زرش اتنا بول کر تیزی سے باہر نکل گئی، جبکہ پیچھے زاویہ بھی فوراً اس کے پیچھے لپکا تھا۔ خانویلا میں پہنچ کر زرش نے روتے ہوئے حائم کو آواز دی تھی، جبکہ اس کی آواز پر سب لوگ وہاں جمع ہوئے تھے۔ لالا، زرش روتی ہوئی حائم کے گلے لگی تھی، اتنے میں زاویہ بھی وہاں آ گیا تھا۔ زری، میری جان، کیا ہوا ہے؟ حائم نے فکر مندی سے پوچھا، جبکہ شہیر اور بازر غصے سے زاویہ کو دیکھ رہے تھے۔ لالا مارا، زرش نے اٹکتے ہوئے پوری بات کی۔ کس نے؟ شوہر نے۔ زرش کے بولنے کی دیر تھی کہ شاہزادہ، شہیر اور بازر کسی طوفان کی طرح زاویہ پر چپڑ پڑے تھے۔ تیری ہمت کیسے میری بہن پر ہاتھ اٹھانے کی؟ شہیر نے غصے سے مکہ زاویہ کے منہ پر مارا تھا۔ ارے اسے کیوں مار رہے ہو؟ زرش کے بولنے پر وہ تینوں ایک دم رکے تھے۔ اس نے تمہیں مارا؟ اس نے نہیں، براق نے مارا۔ کون براق؟ شہیر نے پوچھا تھا۔ نازش کا شوہر، زرش بول رہی تھی۔ کون نازش؟ سب لوگ مل کر بول رہے تھے۔ ناول کی ہیروئن، اور کون؟ زرش کے بولنے پر سب نے اپنا سر پیٹا تھا۔ ارے مجھے تو کوئی اٹھاؤ۔ زاویہ کے بولنے پر شاہزادہ اور شہیر نے جلدی سے اسے اٹھایا تھا، جس کا منہ بری طرح سے سو چکا تھا۔ سوری جی، غلطی ہو گئی، بازر نے تان نکال کر کہا۔ تم سارے ہی آفتے ہو، زاویہ غصے سے بولا، جبکہ اس کی بات پر سب ہنس دیے تھے۔ 5 سال بعد۔ حائم، آپ تیار نہیں ہوئے آج؟ جہانا کمرے میں داخل ہوتے بولتی رکی تھی، جہاں حائم اپنے دائیں طرف سنان اور رائم کو بلو کلر 3 پیس پہنانے کھڑا تھا۔ ماما ایسے نہ دیکھے، پیار ہو جائے گا۔ 4 سالہ رائم نے آنکھ مار کر کہا تھا، جس پر وہ ہوش میں آتی اندر آئی تھی۔ ایسے نہیں کہتے، جہانا نے اسے روکا۔ ہاں لالا، ایسے نہیں کہتے، بلکہ ایسے کہتے ہیں پیار ہو جائے گا، نہیں پیار ہو چکا ہے۔ سنان کے بولنے پر رائم نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا تھا، جبکہ جہانا صرف ان کو گھور ہی رہی تھی اور حائم کھڑا بس مسکرا رہا تھا۔ ان کے دونوں بیٹے ہو بہو حائم کی کاپی تھے۔ چلے، جہانا کے بولنے پر وہ سب باہر نکل آئے تھے۔ آج قاسم اور ساریہ اور زمل اور نمل کا نکاح تھا۔ اسماعیل بیرون ملک پڑھائی کے لیے چلا گیا تھا، جس سے خانویلا کے 14 نکاحات ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکے تھے۔ چاچی، میری فیوچر وائف کہاں ہے؟ رائم نے حال میں آتے نورالعین کی 3 سالہ بیٹی نمشا کے بارے میں پوچھا تھا، جبکہ اس کی بات پر حال میں بیٹھے آغا جان نے کہکا لگایا۔ رائم، میں ادھر ہوں، بتاؤ کیسی لگ رہی ہوں؟ نمشا نے باہر آتے پوچھا تھا۔ بیوٹیفل، میری فیری تو بہت پیاری ہے، رائم نے کہا تھا۔ لالا، پر میری فیری زیادہ پیاری ہے، سنان نے اپنے ساتھ کھڑے بازر کی 2.5 سالہ زینب کو دیکھ کر کہا۔ ارے شٹ اپ، میری فیری سب سے پیاری ہے۔ اور شٹ اپ، میری فیری سب سے پیاری ہے۔ مراد کے بیٹے احتشام نے ساتھ کھڑی فراز کی بیٹی اقرا کی طرف اشارہ کیا تھا۔ وہ اندھے ہو کیا تم لوگ؟ میری علیزے نظر نہیں آ رہی؟ فراز کا بیٹا احد مراد کی بیٹی کے پاس آ کر بولا تھا۔ اتنے میں باہر سے زاویہ اور زرش بھی اندر داخل ہوئے تھے۔ السلام علیکم، کیا ہو رہا ہے؟ زرش نے مسکرا کر پوچھا۔ کچھ نہیں پپا، بس آپ کا انتظار تھا۔ شہیر کا 4 سالہ ہمسا اتنا بول کر زرش کے پاس آیا تو اس کے ہاتھ سے اس کے 3 سالہ پریشے کو اٹھا لیا تھا، ہاتھ پکڑا تھا۔ اب بتاؤ، کسی کی فیری میری پری سے زیادہ پیاری ہے کیا؟ ہمسا پورے اعتماد سے بولا، جبکہ اس کی بات پر سبھی لاجواب ہوئے تھے، کیونکہ واقعی پریشے سے زیادہ خوبصورت لڑکی کسی کی نہیں تھی۔ نیلی آنکھیں، برے بال، سفید رنگت اور دونوں گالوں پر پڑنے والے ڈمپل اسے جان لگاتے تھے۔ اچھا بھائی، بس اب سب کی فیری بہت پیاری ہے، اب چلو نکاح کا وقت ہو گیا ہے۔ ابھی جان کے بولنے پر سب باہر چل دیے تھے، کیونکہ تھوڑی دیر میں قاسم اور ساریہ کا اور زمل اور نمل کا نکاح ہوا۔ مولوی صاحب، ہمارا بھی نکاح پڑھوائیں۔ پریشے نے حمزہ کا ہاتھ پکڑا۔ مولوی صاحب نے کہا، جس پر
جس پر سب مسکرا دیے تھے۔ بچے ابھی آپ چھوٹے ہو، مولوی صاحب نے پیار سے کہا تھا۔ نہیں ہیں ہم چھوٹے، آپ نکاح پڑھائیں، بھلے زیادہ پیسے لے رہے ہیں۔ حمزہ کی بات پر لون میں ہنسی کی آواز گونجی۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے بیٹھو۔ مولوی صاحب کے بولنے پر وہ دونوں جلدی سے بیٹھ گئے تھے۔ پریشا نے جلدی سے سر پر بٹھا لیا تھا۔ مولوی صاحب نے ان کا نکاح پڑھایا کدھر؟ ابھی مولوی صاحب اٹھنے ہی والے تھے جب ابراہیم نے سامنے آ کر پوچھا، ہمارا بھی نکاح پڑھوائیں؟ اس نے کمر پر بازو رکھا کر کہا۔ مولوی صاحب نے پیچھے دیکھا تو 3 جوڑیاں مزید کھڑی ہوئی تھیں۔ مولوی صاحب نے جلدی سے ان کا سب کا نکاح پڑھوایا تھا۔ حمزہ پریشا نے حمزہ کو پکارا تھا۔ ہاں بولو پری۔ حمزہ نے اس کے پاس جھکا تھا۔ بھاگے؟ پریشا نے پوچھا۔ ہیل کے ساتھ کیسے بھاگوں گی؟ حمزہ نے پوچھا۔ میں نے جوگر پہنے ہیں۔ پریشا نے پیر اوپر کر کے دکھائے تھے۔ تو پھر چلو۔ حمزہ کے بولنے پر وہ مسکراتے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ماما، اس نے زرش کو پکارا تھا۔ جی ماما کی جان۔ ماما میں اپنے شوہر کو لے کر بھاگ رہی ہوں۔ پریشا نے اتنا بول کر حمزہ کا ہاتھ پکڑا اور پوری تیزی سے دوڑ لگا دی، جبکہ باقی بچے اس کے پیچھے بھاگے تھے۔ جبکہ بڑے کھڑے ہنستے دیکھ رہے تھے۔ سالوں پرانا منظر تازہ ہو گیا تھا۔ واقعی تم پر گئی ہے؟ زاویہ نے زرش کے پاس کہا تھا۔ کوئی شک؟ زرش نے کندھے اچکا کر پوچھا۔ ماں بیٹی دونوں ہی ہافتے ہیں، زاویہ دانت پیس کر بولا، جس پر سب کی ہنسی پھر سے گونجی تھی۔ ختم شد۔ سو ڈیئر ریڈر سے تھا ناول کا نام ہے سنہرا آنگن اور اس کے رائٹر ہیں زمر انصاری۔ ناول جو ہے وہ فنی تھا اور اچھا تھا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو پسند آیا ہوگا، مطلب مائنڈ فریشنگ کے لیے اچھا تھا۔ تو کیسا لگا آپ سب کو ناول ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔